हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल राहुल शाक्या पर। नाम तो आपने अब तक सुन ही लिया होगा। ये होने जा रहा है आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन अगस्त एडिशन का एक और पार्ट। इसके पहले हम आई दृष्टि जून टू जून जो आपकी ईयरली मैगजीन है उसको कवर कर चुके हैं। उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। उसके बाद जो जुलाई एंड अगस्त का जो एक्स्ट्रा एडिशन होता है जहाँ पर चीज़ें और पढ़ाई जाती हैं, उसमें हम सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। जो IES है वो यहाँ रह गया है। IES का मतलब है इंटरनेशनल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। इसके अलावा जो भी एनवायरनमेंट है, नेशनल अफेयर्स है, शॉर्ट न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ में पहले ही हम कर चुके हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। और आप चैनल जो है ना, टेलीग्राम पर भी एक लाइक तो यहाँ करोगे, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रीली होता है। और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, t.me/UPSClogy नाम से चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। जो पहली न्यूज़ है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर, ये है आपके सामने। प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पे विजिट की बहुत सारी जगह लिटरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। घाना है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, नामीबिया है। ठीक है, तो GTABN है ना, तो इसका ही एक निमोनिक बनाया जा सकता है, बट उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं इन चीज़ों को। सबसे पहले देखो, यहाँ पे इस मीटिंग के साथ, इन सारी कंट्रीज़ के साथ यहाँ पे ब्रिक्स समिट भी यहाँ पे मोदी जी ने जो है वो अटेंड करी। तो इतना सारा चीज़ है। सबसे पहले घाना देखते हैं। घाना जो है तो आकरा जो है, यहाँ पर ये पहुँचे थे आकरा। ठीक है, और ये वाली चीज़ है। इसके अलावा ये यहाँ पर पहले प्राइम मिनिस्टर, ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ घाना कौन है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ घाना जो है ना, तो महामा, ड्रामानी महामा। ठीक है, ड्रामानी महामा, तो ड्रामा से याद कर सकते हो, महामा से याद कर सकते हो। इस तरह से आप चीज़ों को, महान ड्रामेबाज, ऐसे करके कुछ भी करके आप रिलेट करके याद रख सकते हो। घाना की ये बात है ना। और मैप में अगर देखोगे तो घाना और आपका टोगो, बेनिन, ये सब एक साथ देखने को मिलते हैं अफ्रीका के अंदर। आपको अगर आप देखेंगे वेस्टर्न, जो आपका वेस्टर्न साइड ऑफ ये वाला रीजन है आपका अफ्रीका का। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें पता रहनी चाहिए। और वहाँ पे जुबली हाउस में इनका जो है जो थे वो मिले थे। तो इस तरह से मेन जो है वो आपका नाम है, जगह है आकरा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप की बात हुई, और यहाँ पर कुछ तरीक़ों से डिजिटल टेक्नोलॉजी, जैसे UPSC तक में इस बार क्वेश्चन आया था कि अफ्रीका इंडिया डिजिटल रिलेशनशिप, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे। इसके अलावा ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट और ये सब है। यहाँ पे जो मेन है आउटकम क्या है, तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर जो है वो विजिट किए थे आपका निक्रूमा मेमोरियल पार्क में। और यहाँ पर निक्रूमा जो है वो आपके फ्रीडम फाइटर हैं एक तरह से। ठीक है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं एक तरह से, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस के पायोनियर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये निक्रूमा जो है नाम थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा एड्रेस किया था, स्पेशल एड्रेस, और कुछ MOU जो होते हैं वो आउटकम होते हैं किसी भी विजिट का, तो वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं। नंबर ही पूछ लेता है कभी कभी। 4 MOUs यहाँ पे साइन हुए, इतना आपको पता रहना चाहिए घाना से रिलेटेड। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, अगर कुछ आता है तो आपको यहाँ पे कल्चर में दिखेगा, स्टैंडर्ड्स में दिखेगा, आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन में दिखेगा, और आपका कमीशन, जॉइंट कमीशन मैकेनिज्म फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री एंगेजमेंट। तो ये वाली चीज़ है, एंगेजमेंट की बात है, कल्चर की बात है, स्टैंडर्ड्स की बात है, आयुर्वेद की बात है। तो आयुर्वेद एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ध्यान दे सकते हो। और इस तरह से घाना की विजिट के बारे में चीज़ें हैं। यहाँ पर इंडियाज़ यूथ, इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल बॉन्ड्स विद घाना, ये इसमें बेसिकली डेडिकेशन था एक तरह से। जो यहाँ पे हुआ क्या था कि प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे अवार्ड मिला है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, जो उनका प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इसको मोदी जी ने ऐसे डेडिकेट किया, 140 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको, और इस चीज़ को यहाँ पे डेडिकेट करते हुए ये चीज़ बोली। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे मेन आउटकम जो याद रखना है, आकरा याद रखना है। आगरा जैसे होता है ना इंडिया में आगरा, ऐसे वहाँ आकरा है। इसके अलावा जो ड्रामानी महामाना याद रखना है। यहाँ पे निक्रूमा के बारे में याद रखना है कि निक्रूमा वॉज द फ्रीडम फाइटर, और 4 MOU साइन हुए हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पता रहनी चाहिए। इसके अलावा जो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो है, ये जो कंट्री है आपको कैरिबियन कंट्री देखने को मिलती है, TNT बोलूँगा आप इसके बाद में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पहली बायलेटरल विजिट 26 साल में हुई है
मेक सेंस, याद रखना, अब इसमें ज़रूरी नहीं है याद रखना। यहाँ पे की हाईलाइट्स क्या है, विजिट जो है वो कोइंसाइड करी 180th एनिवर्सरी ऑफ अराइवल ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स टू TNT, ठीक है। तो 1845 में इंडियन इमिग्रेंट्स वहाँ पर गए थे और यहाँ पर 180 साल आपको देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट पे यहाँ पर जो है मोदी जी पहुँचे और वहाँ के जो बेसिकली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या नाम है, कमला प्रसाद बिसेसर, ठीक है, विशेषर विश्वेश्वर, उससे ये वर्ड बना है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। कमला प्रसाद, जैसे इधर KP ओली हैं नेपाल में, उधर KP विशेषर हैं, कमला प्रसाद विशेषर, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो घाना के अंदर हमने ड्रामानी महामा देखे और यहाँ पे हमने KP विशेषर देख लिए, कमला प्रसाद विशेषर, ठीक। तो इस तरह से इतना याद रखना है। और पोर्ट ऑफ स्पेन एयरपोर्ट आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज समझ लेना है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो यहाँ पे हैं वो आपके कार्ला कंगालू हैं, ठीक है। तो कंगालू यहाँ पे हैं, वो कंगारू तो ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं, ये कंगालू हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिनिडाड एंड टोबैगो का याद रख सकते हो। ऑन कॉन्ग्रेचुलेटेड प्रेसिडेंट को यहाँ पे मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया ऑन रिसीविंग द प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। तो यहाँ पे एक अवार्ड्स एंड ऑनर भी आप समझ सकते हो कि प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 में रेसिपिएंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कंगालू, ठीक है। तो इस तरह से कंगालू और कंगारू का लॉजिक आप समझ सकते हो। कंगारू उस तरफ हैं, दूसरे तरफ ऑस्ट्रेलिया के साइड, और कंगालू इस तरफ हैं आपका ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में TNT में, ठीक। इसके अलावा PM मोदी इज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू रिसीव दिस ऑनर, जो यहाँ का प्रेस्टिजियस सेरेमनी हुई और जो कंगालू हैं उन्होंने मोदी जी को अवार्ड दिया, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ TNT, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। तो अगेन मोदी जी को बहुत सारे अवार्ड मिलते जा रहे हैं और यहाँ पर भी मिला है और ये पहले फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। दिस मेक्स इट डिफरेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा UPI अडॉप्शन और इन सब पर काम हो रहा है यहाँ पर भी। और यहाँ जो नंबर ऑफ MOUs थे वो 6 थे, ऊपर हमने 4 देखे थे। तो मैं कुछ क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की बात है। स्पोर्ट्स कोऑपरेशन का थोड़ा सा यूनिक है, देख लेना इसको, क्योंकि आपको पता है TNT का, अगर आप बहुत सारी क्रिकेट लीग वगैरह रहती हैं वहाँ पे TNT की टीम वगैरह भी रहती है, तो आप ऐसे करके रिलेट करके याद रख सकते हो। घाना की तो टीम मेरे को नहीं याद आती है, लेकिन TNT की तो आती है, ठीक है। जो जैसे पहले होता था कि IPL की जो टॉप की 2-3 टीमें थी वो एक कोई सा और टूर्नामेंट खेलने चली जाती थी, तो वहाँ TNT वगैरह आप देखते थे। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। रीएस्टैब्लिश द MOU टू रीएस्टैब्लिश द ICCR चेयर्स फॉर हिंदी एंड इंडियन स्टडीज़ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये 1-2 पॉइंट याद रख लेना, 2 जो स्पोर्ट्स कॉर्पोरेशन और ICCR वाला चेयर वाला एक तरह से रीएस्टैब्लिशमेंट की बात, और टोटल 6 MOU, ऊपर हमने 4 MOUs देखे थे। मेजर अनाउंसमेंट जो थी वो आपको देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी एक्सटेंडेड और इस तरह से चीज़ें हैं। तो ये हो गया। बाकी मेजर अनाउंसमेंट, हील इन इंडिया हेल्थ इनिशिएटिव जो है उसको TNT को एक्सटेंड कर दिएगा। ऊपर भी हमने देखा आयुर्वेद वगैरह पे, आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कोऑपरेशन और MOUs हुए हैं। तो इस तरह से चीज़ें हैं। और 50 डे आर्टिफिशियल लिम्ब आपका फिटमेंट कैंप ये सब है। और गीता महोत्सव जो है वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट होगा TNT में। इसके अलावा 20 ये यूनिट और C एम्बुलेंस वगैरह ये सब डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो हमारा एक तरह से सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी है उसके तहत भी यहाँ पे काम देखने को मिल रहा है। मेन आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे भी याद रखना है, ऊपर भी हमने पढ़े थे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PM जो है विजिट किए थे अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना कैपिटल ब्यूनस आयरेस। आपको पता है अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है जेवियर मिलेई, ठीक है, जेवियर मिलेई, ठीक है। तो इस तरह से जेवियर जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, अर्जेंटीना के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अर्जेंटीना से रिलेशन जो है वो यहाँ पे काफ़ी साल हो गए हैं, सिंस 1968 विजिट वॉज द फर्स्ट बाइलेटरल विजिट, ठीक है। अर्जेंटीना से यहाँ पे विजिट जो है लास्ट बार 1968 में हुई थी, तो बहुत सारे ईयर्स जो हैं वो यहाँ पे बीत चुके हैं। और टॉक्स हुई एक्सपेंड करने का, इंडिया मॉर्कूजूर जो आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसको, मॉर्कूजूर जो है उसको वो एक तरीके से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एग्रीमेंट है, PTA है, ठीक है। तो उसको एक्सपेंड करने की बात करी गई कि और प्रोडक्ट्स वगैरह पे करो, और ये 2004 में साइन हुआ था। तो आप ऐसे रिलेट कर दो कि जब UPA 1 का टाइम था, 2004 से 9 था ना, तो उस टाइम पर ये साइन हुआ था इन, और फोर्स में है 2009 से। तो अगेन UPA का 1 का जो टर्म है उससे आप रिलेट करके अगर याद करना चाहो तो कर सकते हो इंडिया मॉर्क्यूजर का PTA के बारे में। ओवरऑल दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि मॉर्क्यूजर जो कंट्रीज़ हैं वो क्या, उनमें क्या क्या आता है। तो उनमें अर्जेंटीना है, देन ब्राज़ील है, देन पैराग्वे और उरुग्वे है, ठीक है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे। तो यहीं पर इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको ज्योग्राफिकल पता रहनी चाहिए। एक तो आपका लिथियम ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, जिसमें अर्जेंटीना, बोलीविया
बोलीविया और चिली आता है, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली आता है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ कहाँ से पास होती है, कैप्रिकॉर्न तो वैसे नीचे से जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो अर्जेंटीना ब्राज़ील की जब हम बात करेंगे, हाँ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही रहेगी। तो कहाँ से पास होती है, तो जब ऐसा लाइन की एक की बात होती है, अब वो कैप्रिकॉर्न है या कैंसर है मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, ठीक है, वैसे हाँ कैप्रिकॉर्न ही होनी चाहिए। तो वो कहाँ कहाँ से निकलती है, तो वहाँ पे आपको AVP देखने को मिलता है, ठीक है, AVP देखने को मिलता है, उसमें आपका अर्जेंटीना है, देन ब्राज़ील है, ठीक है, ये बोलीविया नहीं है, एंड देन आपका पैराग्वे वगैरह यहाँ रहता है। तो इस तरह से रहता है, और पैराग्वे उरुग्वे आपको इस तरह से रखना है। अब लैंडलॉक्ड कंट्री कोई पूछ दे कौन कौन सी है, तो एक तो आपकी बोलीविया है और दूसरी यहाँ पे आपको यहाँ पे पैराग्वे उरुग्वे में से एक कोई सी होती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप रिलेट करते हुए याद करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट एक साथ याद हो जाता है और दिक्कत भी नहीं आती है। 450 आइटम्स, ठीक है, ये सब छोड़ सकते हो। पेड ट्रिब्यूट टू द जनरल जोस डी सान मार्टिन, तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिली। अर्जेंटीना इंडिपेंडेंस हीरो जो थे, ठीक है, क्या नाम था, जॉस डी सान मार्टिन, तो उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दी। तो इस तरह से थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशन जब आपका अच्छा होता है तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आइडिया होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वही एक आध फ्रीडम फाइटर याद है, अपने ही देश के भी नहीं याद है पूरे। तो इस तरह से जब IR में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सिंबल ऑफ पैट्रियोटिज़म और ये सब है, और इस तरह से मेन जो है वो आपको यहाँ पे जेवियर याद रखना है, और आपको याद रखना है कि मॉर्कूज़र, इंडिया मॉर्कूज़र PTA है एक, 4 और 9 उसमें ईयर हैं, और जो कंट्रीज़ हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे। तो इतनी चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा PM ने विज़िट करी ब्राज़ील में। ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डे सिल्वा याद रख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे जो जैसे एवोगैड्रो नंबर होता था, जैसे यहाँ पे एल्वोराडा पैलेस है, ठीक है, ऊपर हमने जैसे जुबली पैलेस और वो सब देखा था, ऐसे यहाँ पे एल्वोराडा पैलेस जो है वो इनका है। जैसे वाइट हाउस होता है और 7 RCR PMO वगैरह यहाँ होता है, ठीक है, 7 RCR जो है रेजिडेंस होता है PM का, ऐसे यहाँ पे अल्वोराडो पैलेस है, ठीक। इसके अलावा ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल, ये जो है सदर्न क्रॉस का ये अवार्ड मिला है, ब्राज़ील का हाईएस्ट ऑनर। वैसे तो हाईएस्ट ऑनर में कंट्री का नाम होता है कि ग्रेट ऑनर ऑफ ऑर्डर ऑफ की ऑफ स्टार ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इस तरह से नाम रहता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस, तो इस तरह से याद रखना कि यही मैचिंग में ना आ जाए कि भाई ये सदर्न क्रॉस करके ये किसका है, मतलब इस तरह से मैचिंग में दे दे अगर अवार्ड्स, तो आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए कि जो सदर्न क्रॉस वाला नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस है ये आपका किसका है, आपका ब्राज़ील का है सदर्न क्रॉस, ठीक। तो क्योंकि सदर्न जो आपका रीजन है ब्राज़ील वाला है, वहाँ पे 2-2 लाइनें निकलती हैं, उससे आपका इक्वेटर भी निकलता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलता है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो क्रॉस बहुत हो रहे हैं, 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। ब्राज़ील, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज़ द ओनली कंट्री जहाँ से 2-2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू सदर्न क्रॉस जो है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल लेवल डायलॉग मैकेनिज्म, ये भी यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर भी 6 MOUs देखने को मिले, ठीक है। पहले हमने 4 देखे थे, फिर 6 देखे, एंड देन नाउ हम अगेन 6 देख रहे हैं। और इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन, तो डिजिटल वाला हमेशा हर जगह देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर रिसर्च, एक्सचेंज एंड म्यूचुअल प्रोटेक्शन, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि 6 हैं और किन चीज़ों से रिलेटेड है। डिजिटल से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिसर्च से है, रिन्यूएबल से है, IPR से है। तो थोड़े यूनिक वाले थोड़े देख लो, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा डिजिटल, और ये तो हम हर जगह करते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्टिसिपेट, इसके साथ साथ जो PM थे वो पार्टिसिपेट किए 17th ब्रिक्स में। तो ये नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है। तो 17th ब्रिक्स हुई है, और 18th वाली जो है वो इंडिया में होगी, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ये हुई थी, और PM यहाँ पे विजिट नामीबिया में भी किए, और हमने अपॉइंटमेंट्स उसमें देखा था कि NNN करके यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेंगे। रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, यहाँ देखो लिखा भी है, इनका नाम है नेटुम्बो नंदी नडाइडवा, ठीक है, वाह WAH, वाह क्या सीन है, और नंदी यहाँ पे है नाम में, ठीक है। और नेटुम्बो नमीबिया भाई नम्बो है ना, इसको हटा दो, अगर जैसे जम्बो बोलते थे अनिल कुंबले जी को, जम्बो है ना, जम्बो बोलते थे, तो ऐसी नेटुम्बो, ठीक है, जो नेट पे है, ऐसे करके कुछ भी करके याद कर सकते हो नेटुम्बो। वैसे NNN से भी आप समझ सकते हो, नंदी, और अब तो वाह भी मिल गया, नंदी भी मिल गया, और नेटुम्बो भी मिल गया। तो यू कैन रिलेट लाइक दिस, प्रेसिडेंट ऑफ आपके नामीबिया के, ठीक है।
तो इस तरह से चीज़ें हैं। और यहाँ पे 2 मेजर MOUs हैं वो साइन हुए। MOU ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इन नामीबिया, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इन नामीबिया और कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन। तो ये नॉर्मल है कॉपरेशन, बट ये थोड़ा अलग है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे बनाने का MOU साइन हुआ है, तो आंसर इज नामीबिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा ये हुआ है कि ये जो SACU ये कस्टम यूनियन है आपका, जो देखने को मिलता है 5 कंट्रीज़ के बीच में, जहाँ पे नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है और आपका बोट्सवाना, एस्टवानी और लेसोथो। बोट्सवाना, एस्टवानी और लेसोथो और नामीबिया और साउथ अफ्रीका। तो इसी से रिलेटेड आप ये बताओ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो आपके कौन से देश से निकलती है, कौन कौन से देश से निकलती है अफ्रीका के। तो इन्हीं में से रिलेटेड आपको नाम देखने को मिलेंगे, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ पूछा है। तो आपको ये चीज़ कमेंट्स में बतानी है। ठीक, तो ये हो गया। एंड नाउ PM मोदी ऑल्सो इन्वाइटेड नामीबिया टू ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और हमने जो चीता वगैरह मंगाए थे तो वहाँ पर भी जो है वो आपको देखने को मिला था नामीबिया का रोल। तो यहाँ लिखा भी है कि ये चीज़ है। और नामीबिया का भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट ये बेलविशिया मिराबिलिस। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिला कि मोदी जी को मिला है। इसके अलावा प्रोजेक्ट चीता के लिए मोदी ने थैंक बोला है। ठीक है, PM ने थैंक बोला है, थैंक्स किया है आपका नामीबिया को। तो नामीबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में अलग अलग रीज़न की वजह से है। ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात हो, प्रोजेक्ट चीता की बात हो, प्रेसिडेंट के बनने की बात हो और अवार्ड देने की बात हो, और MOU में भी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वाला एक अलग तरह का MOU है। तो इस तरह से आपको नामीबिया याद रखना। और साकू जो है वो ये कस्टम यूनियन होता है जिसमें ये सारी कंट्रीज़ है, नामीबिया है और आपका साउथ अफ्रीका है और आपका बेल है, यानी बोट्सवाना, एस्टवानी और लिसोथो। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू योर 17th ब्रिक्स समिट इन ब्राज़ील। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ब्राज़ील में जब PM की विजिट हुई तो वहाँ पे साथ में 17th ब्रिक्स समिट में भी विजिट हुई, जो रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में हुई। लूला डिसिल्वा हैं वो आपको देखने को मिलेंगे ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट। और इसके अलावा रिफॉर्मिंग जो इसमें हाईलाइट जो इंडिया का ग्रोथ लीडरशिप इन द एरिया सच एज रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल AI, आपका स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट इन द लैटिन अमेरिका, फाइटिंग टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल गवर्नेंस, पीस एंड सिक्योरिटी। तो लैंग्वेज वेलकम्ड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज। तो इंडिया ने यहाँ पे मतलब रियो डिक्लेरेशन का जो बेसिकली UNSC रिफॉर्म्स और पहलगाम टेरर अटैक, टेररिज्म के अगेंस्ट की चीज़ें बात है, और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर ऑर्डर और रिफॉर्म इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन और जीरो टॉलरेंस ऑन द टेररिज्म। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये इसमें हाईलाइट हुए ग्लोबल गवर्नेंस एंड पीस एंड सिक्योरिटी के एजेंडा में। इसके अलावा मल्टीलेटरल इकोनॉमिक फाइनेंशियल कोऑपरेशन। तो इसमें होता क्या है कि जैसे इंडिया में भी जब ब्रिक्स आपकी G20 भी हुई थी तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे कि इन टॉपिक्स पर बात होगी, जैसे वन ऑफ देम वाज वीमेन एंड डेवलपमेंट। तो जब बाद में जो मेन डिक्लेरेशन आता है उनमें भी वही हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है कि रिफॉर्मिंग ग्लोबल गवर्नेंस, फाइटिंग टेररिज्म, तो इन्हीं के अराउंड चीज़ें होंगी। तो उन्हीं में हेडिंग आपको पहले ग्लोबल गवर्नेंस, पीस, सिक्योरिटी मिलेगी, सिंपल सी हेडिंग है। देन मल्टीलेटरलिज्म, इकोनॉमिक फाइनेंशियल अफेयर्स एंड AI। तो यहाँ पे 4 की इनिशिएटिव मोदी जी ने प्रपोज करे। ठीक है, पहला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड रिसर्च डिपॉजिटरी। ठीक है, डिमांड ड्रिवन लैंडिंग बाय NDB, तो ये भी है। ठीक है, क्योंकि ब्रिक्स का बैंक है NDB। ठीक है, ऐसे ही एक कंटिजेंटी रिजर्व करके है, कंटिजेंटी रिजर्व जो है, तो वो कंटिजेंसी रिजर्व है वो एक तरह से IMF का पैरेलल है, और ये NDB एक तरह से वर्ल्ड बैंक का पैरेलल है। ये 2 बॉडी हैं आपकी ब्रिक्स के अंदर। तो डिमांड ड्रिवन लैंडिंग, फिर साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी टू एड द ग्लोबल साउथ, एंड देन द क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन एंड रिस्पॉन्सिबल AI। ये 4 चीज़ें मोदी जी ने प्रपोज करी थी यहाँ पे। ठीक है, तो NDB की डिमांड ड्रिवन और आपका रिस्पॉन्सिबल AI। ठीक है, NDB, AI, साइंस। ठीक है, AI साइंस एंड आपका क्रिटिकल मिनरल्स। तो इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, याद कैसे करोगे, AI साइंस, तो 2 तो हो गए साइंस वाली चीज़ें, और आपका NDB और आपका क्रिटिकल मिनरल। तो ACNS, ANS आंसर C, ANSC। ठीक है, या फिर ऐसे NC सांक याद कर सकते हो। ठीक है, साइंस एंड रिसर्च, AI एंड देन आपका NDB एंड देन आपका क्रिटिकल मिनरल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप इसको समझ सकते हो। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट द अनवर बिन इब्राहिम। तो ये कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया हैं। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट्स वगैरह अलग से आप बैठोगे पढ़ने कि कौन क्या है, तो आप ऐसे साथ में पढ़ सकते हो जो भी करंट में न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि एग्जाम में यही सब आता है, क्योंकि जो है न्यूज़पेपर में रहता है। तो अनवर बिन इब्राहिम जो है वो मलेशिया के हैं। ठीक है, तो मलेशिया के हैं, ये चीज़ याद रखनी है। और यहाँ पे
कैटाकोरा जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया है, और ये चीज़ें एंड ओरसी उरुग्वे के हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिली, ओरसी, उरुग्वे, कैटाकोरा, बोलीविया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा रियो डी जेनेरियो डिक्लेरेशन जो आया उसकी थीम क्या थी? थीम ऑफ दिस समिट स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ग्लोबल साउथ आपका जो कीवर्ड है उसका कोऑपरेशन बढ़ाना है, ठीक है। बस ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ा के इंक्लूसिव और सस्टेनेबल गवर्नेंस जो है वो इंश्योर करना है, ठीक है। तो ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाना है। ग्लोबल साउथ जो लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या ग्लोबल साउथ में जो गवर्नेंस के इशू हैं, टेररिज्म का इशू है, तो ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाना है। ग्लोबल साउथ एक साथ बात करे यूएन रिफॉर्म्स की, WTO रिफॉर्म्स की, तो ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाना है फॉर द इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। तो गवर्नेंस के लिए कोऑपरेशन लाना है। इस तरह से कुछ थीम है जो आपको यहाँ याद रखनी है। इसके अलावा ब्रिक्स 2026 इंडियाज़ इनकमिंग चेयरमैनशिप जो है, मतलब इंडिया जो है ना अगले वाले में, यानी ब्रिक्स 2026 यानी 18th ब्रिक्स समिट जो है उसमें इंडिया जो है वो चेयरमैनशिप इंडिया के पास आएगी। और रिन्यूड ब्रिक्स एक्रोनिम जो बनाया गया उसका नाम है बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन इन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सस्टेनेबल, जैसे ऊपर हमने गवर्नेंस की बात करी, सस्टेनेबल गवर्नेंस, इंक्लूसिव गवर्नेंस, ठीक है, कोऑपरेशन के थ्रू, यहाँ पे भी कोऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी तो है ही। इसके अलावा रेजिलियंस और इनोवेशन नए वर्ड्स हैं जो आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं, ठीक। तो इस तरह से आप करोगे तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा, B फॉर बिल्डिंग, R फॉर रेजिलियंस एंड इनोवेशन, फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक। आई होप आपको याद हो गया। इस तरह से समझने की कोशिश करो। इसके अलावा 11 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ का ग्रुप है यहाँ पे। देखो पहले तो इसमें ब्रिक्स का मतलब यही था कि 5 कंट्रीज़, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरह से थी। लेकिन फिर धीरे धीरे और ऐड हो गई, जैसे ICU मैं याद कराता हूँ, ICU, SEEIC एंड देन U। अब इसमें एक और आपका आई देखने को मिलेगा, तो IICU, ठीक है, IICU। अब इसमें इंडोनेशिया है, ईरान है, ठीक है, II हो गया। देन CU है, मतलब सऊदी अरब है। देन आपका इथियोपिया है, इजिप्ट है, 2 E हो गए। देन U फॉर UAE। तो इस तरह से IICU ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा ये जो ब्रिक्स वाला एक्रोनिम है ये 2001 में कॉइन किया था गोल्डमैन सैक ने, ठीक है, टू हाईलाइट ये इकोनॉमीज़ पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज़। और बाद में इसमें पहले से ब्रिक था एंड देन उसमें जब साउथ अफ्रीका ज्वाइन करी तो ब्रिक्स हो गया। लेकिन अब तो ब्रिक्स में और कंट्रीज़ हो गई हैं, 11 हो गई टोटल, बट उनका नाम के हिसाब से चेंज नहीं किया गया। तो बस ये सब है। और बाकी कितना क्या % ऑफ द GDP है, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है 50, ये आपका अराउंड पॉपुलेशन अराउंड 50% है और GDP अराउंड 40% है, ठीक है। तो ये सब है। 26% ट्रेड है, तो 50 और 40 और 26 इस तरह से कुछ याद रख सकते हो। और इंडिया स्ट्रेटेजिक फोकस जो है वो मल्टीपोलरिटी, और अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि ओवरऑल इंडिया का फोकस डिजिटल पे है, क्लाइमेट पे है, मल्टीपोलरिटी पे है, ग्लोबल साउथ सॉलिडेरिटी पे है। थीम भी वही थी, ऊपर हमने देखा ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन बढ़ाना है फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें याद हो गई। और ब्रिक्स वाला जो एक्रोनिम है उसमें भी कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना है, बिल्डिंग क्या करना है, रेजिलियंस और इनोवेशन। ये रेजिलियंस एंड इनोवेशन थोड़ा नया तरह का है, तो इसलिए आपको दिमाग में ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ आ गया। इंडिया जो है ब्रिक्स चेयरमैनशिप करेगी 2026 में, जब करेगी तब देखेंगे दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अपार्ट फ्रॉम दैट वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, ये मतलब एक तरह से OBBA, ये एक्ट है ना, कहाँ पे आया है बस इतना याद रखना, USA में आया है। और ये है क्या, ये आपका थोड़ा सा टैक्स रिफॉर्म्स और थोड़ा इस तरह से है। और ये बिल थोड़ा बहुत काफ़ी नज़दीकी से पास हुआ, ठीक। बस प्रीलिम्स में इतना कुछ आएगा नहीं कि नज़दीकी से हुआ क्या हुआ। और ये है क्या, बजट रिकन्सिलिएशन की प्रोसेस से ये बिल पास हुआ। बिल में कुछ नए टैक्स बेनिफिट्स हैं, कुछ मिडिल लोअर क्लास की इनकम ग्रुप की बात है, ओवर टाइम के लिए अलग से इनकम यहाँ पे ऐड हुई है। इसके अलावा मेजर टैक्स रिफॉर्म भी हुए हैं और सोशल वेलफेयर के लिए कट्स भी हुए हैं, ठीक है, कट्स इन द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, टैक्स रिफॉर्म भी हुए हैं, चेंजेस इन द एनर्जी एनवायरनमेंट। तो इस तरह से कुछ है, तो ओवरऑल थोड़ा सा है। इसके अलावा एवरी न्यूबॉर्न के उसके खाते में 2025 से 28 में $1000 जो है वो US के डिपॉजिट किए जाएंगे, एक नया बैंक अकाउंट जिसका नाम होएगा ट्रम्प अकाउंट्स। और 1% फेडरल फी फॉर द मनी ट्रांसफ़र। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहा है एग्जाम वाला जो है कमीशन कोई भी, तो आप इसमें कोई टेंशन ना, आप इग्नोर कर सकते हो। बट इतना याद रखना कि ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल ये कहाँ आया है, ये USA में आया है। किस चीज़ से रिलेटेड है, ये आपका टैक्स कट्स और जॉब एक्ट भी इसको बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ये उसको चेंज कराया, बट जो भी है आपको ओवरऑल जो प्रोविज़न है वो टैक्स और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। बजट रिकन्सिलिएशन प्रोसेस के हेल्प से ये पास हुआ है, बस इतना याद रखना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। बाकी इसमें जो कहानी कथा लिखी है
तो हम इंडिया का इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ तो हम वैसे ही नहीं पढ़ेंगे। रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट। तो रिसेंटली एक लैंडमार्क चीज़ हुई है जहाँ पे रशिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया तालिबान लेड गवर्नमेंट को। आपको पता है अगस्त 2021 में ये दिक्कत ये आई थी, ठीक है, ये चीज़ें हुई थी। और उस टाइम पे ऑपरेशन इंडिया ने कौन सा लॉन्च करा था, आप कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। तो जो चीज़ तालिबान पसंद नहीं करता वही ऑपरेशन का नाम था, ठीक है। तो उस टाइम पे अगस्त वगैरह का टाइम था, और आपको पता है तालिबान रेजिम एंटी वीमेन टाइप होता है, तो वही फिर ऑपरेशन शक्ति नाम रख दिया था, है ना। तो जुलाई 3, 2025 तो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री रिमूव द तालिबान फ्रॉम द लिस्ट, और ये सब हुआ था, ठीक है। और एम्बेसडर जो तालिबान अपॉइंटेड एम्बेसडर थे एक्सेप्टेड द क्रेडेंशियल ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है रशिया ने, रिमूव द तालिबान फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सेप्ट कर लिया है तालिबान अपॉइंटेड एम्बेसडर को, जो नाम है गुल हसन डबल हसन स्क्वायर। तो गुल हसन को यहाँ पे वो कर लिया। और रशिया क्योंकि यूएनएससी मेंबर है, तो यहाँ पे कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अब रशिया ने कर लिया है तो अब चाइना भी वो कर ले रिकॉग्नाइज, एंड देन चाइना कर लेगा, रशिया कर लेगा, फिर ईरान भी इनके सपोर्ट में रहता है, और क्योंकि चाइना ने कर लिया तो पाकिस्तान भी यहाँ पे कर लेगा। तो ये इस तरह से एक तरह से प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा इन फ्यूचर। इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया देखो कोई भी यहाँ पे फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं देता। हालांकि हमने जो है क्यों नहीं देता, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड ख़राब है इनका, और वीमेन राइट्स और गर्ल्स जैसे स्कूल फॉर द गर्ल्स और रेस्ट्रिक्शन ऑन वीमेन रिटर्निंग द जॉब्स, तो जो वीमेन इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन दोनों के अगेंस्ट रहता है तालिबान रेजिम, एंड ह्यूमन राइट वॉलेशन भी यहाँ होता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज टू थ्री थिंग्स इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, बट हमारा थोड़ा बहुत रिलेशन वगैरह हमारा चल रहा है, ठीक है। बट वो जो प्रॉपर डिप्लोमेटिक जो सब सिस्टम होता है वो अभी भी नहीं है। रशिया पहला बन गया, रशिया इतना याद रखना, वन लाइनर जी के। बाकी और चीज़ें हमने देख ली, लॉजिक्स देख लिया कि क्यों इंडिया नहीं कर रहा है रिकॉग्नाइज। क्वाड लॉन्चेस फर्स्ट एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है। तो क्वाड आपको पता है 4 कंट्रीज़ होती हैं, उन 4 कंट्रीज़ का नाम है इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड हैं ऑफ दीज कंट्रीज़, उन्होंने यहाँ पे एक फर्स्ट एट सी ऑब्जर्वेशन मिशन, सी शिप ऑब्जर्वर मिशन एक तरह से यहाँ पे एक तरह से लॉन्च किया, तो वही ये न्यूज़ थी, ठीक है। और यूएस कोस्ट गार्ड जो कटर स्ट्रेटम है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से चारों कंट्रीज़ के जो कोस्ट गार्ड वाले ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उन्होंने यहाँ पे ये वाला ऑब्जर्वर वाला एक तरह से इनिशिएटिव लिया। और ब्रिंग्स टू लाइफ क्वाड लीडर समिट 2024 में जब क्वाड लीडर समिट हुई थी, तो वहाँ पे एक विजन आया था जिसका नाम था बिमिंगटन डिक्लेरेशन, जो फोकस कर रहा था पीस कोऑपरेशन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये अब ऐसे भी आ सकता है कि बिल्मिंगटन डिक्लेरेशन किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये इंडो पैसिफिक में पीस और कोऑपरेशन और आपका रूल बेस्ड ऑर्डर से एसोसिएटेड है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। बिल्मिंगटन जो है कोऑपरेशन, ये क्वाड से भी एसोसिएटेड है, और क्वाड ने बात किसकी करी थी, इन चीज़ों की बात करी थी। तो ये 2 पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। इट सपोर्ट्स इंडिया विजन टू सागर और इंडिया पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो ऑब्वियसली इस तरह से चीज़ें होंगी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उन सब चीज़ों को टैकल करेगा। इसके अलावा द इम्पैक्ट रैंकिंग, तो द नहीं है ये, द का मतलब इसका है टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2025। इसमें मतलब 4 यूनिवर्सिटी जो है ना टॉप 100 में आई हैं ग्लोबली, ठीक है। और यहाँ पे जो फोकस है वो इम्पैक्ट देखने की बात कर रहा है। इम्पैक्ट रैंकिंग नाम है ना, इम्पैक्ट रैंकिंग 2025। तो इम्पैक्ट कितना है, किस चीज़ पर इम्पैक्ट, अब कि इम्पैक्ट तो जॉब पे भी हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ इम्पैक्ट SDG गोल्स में क्या इम्पैक्ट पड़ा है यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। 148 यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया और टॉप 100 की रैंक आई, उसमें इंडिया की 4 हैं। और ये SDG के जो 17 गोल हैं उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ा यूनिवर्सिटीज़ की चीज़ों का फंक्शनिंग का, उसके हिसाब से रखी जाती हैं। जो 4 हैं वो आपकी है अमृता विश्व विद्यापीठ, देन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU, एंड देन JSS एकेडमी, एंड देन आपका शूलिनी यूनिवर्सिटी। तो कितनी है ये पूछ लिया जाएगा, नाम पूछने का थोड़ा लॉजिक नहीं बनता क्योंकि गवर्नमेंट वाली तो है नहीं, तो नाम पूछा जाए तो कितनी है, 4 हैं, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा ब्रॉडर इंडियन पार्टिसिपेशन और ये सब है, तो ओवरऑल यहाँ पे इंडियन पार्टिसिपेशन काफ़ी था, तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कितनों को मिला, और ये रैंकिंग जो है वो क्या किस बेसिस पर है, SDG में परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और बस। और कौन लाता है, टाइम्स हायर एजुकेशन
जो है वो यहाँ पर लेके आता है। ठीक, तो इस तरह से चीज़ें समझनी है। देन सीरिया, रिस्टोरेशन ऑफ द मेंबर्स इन इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीरिया यहाँ पे बहुत सारा सिविल वॉर और बहुत सारा चीज़ें चल रहा था और यूएसए ने अनाउंस किया कि रिमूव किया जाएगा जो सैंक्शन लगे हुए हैं कंट्री के रिकन्स्ट्रक्शन को यहाँ पे मदद मिलेगी। तो अलग अलग जगह री एंट्री हुई है, चाहे वो यूनियन ऑफ मेडिटेरेनियन सी हो, ठीक है, यूनियन फॉर मेडिटेरेनियन सी, यूएफएम। तो वैसे तो यूएफएम अनफेयर्ड मीन्स होता है, अगर किसी एग्जाम में आपके में यूएफएम लिख दिया जाए तो कॉपी चेक नहीं होती है, केस होता है वो सब। यूएफएम मतलब अनफेयर्ड मीन्स, मतलब अनफेयर मीन्स मतलब चीटिंग की है। तो कोई भी बोर्ड एग्जाम कुछ भी होता है तो ना टीचर को बस यूएफएम लिखने का रहता है, बस इतनी पावर होती है ना। तो ये वाली चीज़ है। तो यूएफएम जो होता है वो काफ़ी सीरियस चीज़ होती है, बट यहाँ पे एक यूएफएम का मतलब है यूनियन फॉर द मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो यूएफएम जो है इज़ द जॉइंट प्लेटफॉर्म फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड मेडिटेरेनियन सी 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द बार्सिलोना प्रोसेस। तो यूएफएम जो है बार्सिलोना प्रोसेस के अंतर्गत बना था और इसमें यूरोपियन यूनियन है प्लस मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि नीचे की तरफ से देखोगे अफ्रीका की तरफ से तो वहाँ पे आपकी लीबिया, इजिप्ट, तुनिसिया ये सब है ना, और तो ये सब रहता है जो भी है। ऊपर इस तरफ जाओगे तो सीरिया, इजराइल, लेबनान, साइप्रस ये सब है। ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर और भी कुछ है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा रिस्टोरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है उसमें 57 मेंबर्स हैं और यूएन के बाद सबसे बड़ा ऑर्गन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यही है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्रीज। इसमें भी सीरिया 13 साल बाद एंट्री सीरिया की हुई है। ठीक है, इसके अलावा ये 1969 में बना था और हेडक्वार्टर इसका, सेक्रेटेरिएट इसका जद्दा में है। ठीक है, और बेसिकली ये मुस्लिम वर्ल्ड को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। इसके अलावा रिटर्न टू अरब लीग, अब अरब लीग में भी 12 साल बाद एंट्री हो गई है। ठीक है, फॉल ऑफ असद रजीम की वजह से, इवन बिफोर दैट फॉल सीरिया वाज रीएडमिटेड टू अरब लीग। तो ये पहले ही हो गया था, बट ठीक है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ हो गया है, वापस आ गया है, तो वो चीज़ है। तो अरब लीग में क्या है, 22 एशियन और अफ्रीकन मेंबर नेशन है। 1945 में बनाता है। हेडक्वार्टर जो है वो कायरो में है। कायरो इज़ द कैपिटल ऑफ योर इजिप्ट। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इजिप्ट की कायरो है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। इंडिया इज़ अमंग द 7 कंट्रीज होल्डिंग ऑब्जर्वर स्टेटस। तो इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेटस है। कायरो जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कैपिटल हेडक्वार्टर, और 1945 की ये बॉडी है। इसके अलावा बैकग्राउंड और ये सब आप मेंस वगैरह में रहता है, बाकी आप फिल्म्स के लिए छोड़ सकते हो। फॉल ऑफ असद रजीम और ये कहानी में यहाँ पे आगे बढ़ूँगा इसमें। इसके अलावा थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर हुई। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है नीस फ्रांस, नाइस फ्रांस, वॉट एवर, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि यहाँ पे हुई है। और कॉन्फ्रेंस जो है वो को होस्ट करी फ्रांस एंड कोस्टा रिका ने। तो कहाँ पे हुई, नीस फ्रांस ने। को होस्ट कौन था, नीस में हुई है, फ्रांस में हुई है। तो फ्रांस प्लस कोस्टा रिका, ठीक है, कोस्टा रिका, फ्रांस प्लस कोस्टा रिका FC। और ये क्योंकि यहाँ पे ओशियन की बात हो रही है। ओशियन मतलब वाटर, और लाइफ बिलो वाटर इज़ कमिंग अंडर योर SDG 14। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो ओशियन कॉन्फ्रेंस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे द फर्स्ट वॉज हेल्ड इन 2017। ये जो नंबर इसका था वो आपका देखने को मिलेगा, इट वॉज द थर्ड इन द सीरीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। पहली 17 में हुई थी, दूसरी 22 में हुई थी, और ये तीसरी हो रही है। ये यहाँ पर ये चीज़ आपको इतनी याद रहनी चाहिए। बाकी अब ओशियन वाले में हुआ क्या होगा तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो फॉर्मल आउटकम आया उसको नाइस ओशियन एक्शन प्लान बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड है, UNOC 3 से। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस नंबर 3। तो इतना आपको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो पता रहनी चाहिए, और बाकी सब बोल बच्चन है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इसके अलावा इंडिया का अगर देखा जाए ओशियन से रिलेटेड तो समुद्रयान प्रोजेक्ट, UPRO में भी ये क्वेश्चन आया था। समुद्रयान प्रोजेक्ट जो है अंडर द डीप ओशियन मिशन आपको देखने को मिलता है, डिप्लॉयड फॉर 2026। अब यहाँ पे कैसा होता है कि जैसे चंद्रयान है तो चंद्रयान चांद पे गया, ऐसी समुद्रयान मतलब समुद्र के अंदर जाएगा। अब हम समुद्र के बात करेंगे तो किस में जाएंगे, आपका ऑब्वियसली इंडियन ओशन में जाएंगे। डीप ओशन मिशन है, और जैसे वहाँ गगनयान में मैंड मिशन ऊपर जाना है, यहाँ पे नीचे जाना है, 6000 मीटर डीप में जाना है। ठीक है, 2026 तक डिप्लॉय किया जाएगा। इसको समुद्रयान जो है वो मिशन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। और नेशन वाइड बैन ऑन द सिंगल यूज़ प्लास्टिक, ये भी यहाँ पे इंडिया इनिशिएटिव ले रहा है। स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर, तो ये भी यहाँ पे 1000 किलोमीटर की इंडिया कोस्ट लाइन में
जो चीज़ें हैं, इंडियन कोस्ट लाइन हैज़ बीन क्लीन एट मोर देन 50,000 टन ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट रिमूव्ड सिंस 2002। तो हमारा ये भी इनिशिएटिव चल रहा है कि पॉल्यूशन वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम रेलिवेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्या है, SDG 14 मैंने बताया कि ये आपका गोल है जो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। BBNJ एग्रीमेंट जो होता है वो आपका एक तरह से इसको हाई सी ट्रीटी भी बोलते हैं। तो आपको पता है कि UN क्लॉज होता है आपका कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, उसके अंदर आपका अलग अलग नॉटिकल माइल्स की बात है, ठीक है, कि मतलब टेरिटोरियल सी है, फिर आगे की सी है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका कंटिजेंट रिजर्व वो होता है, देन आपका ओवरऑल जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिवीज़न रहता है। बट व्हाट अबाउट द जोन बियॉन्ड दीज थिंग्स दैट आर कवर्ड बाय UN क्लॉज, तो उसके लिए अभी रिसेंटली एक हाई सी ट्रीटी आई जिसको ग्लोबल ओशन ट्रीटी भी बोलते हैं। तो इसका नाम ही है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन एग्रीमेंट। तो जो नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है उसके बियॉन्ड की बायोडाइवर्सिटी का रखवाला कौन है, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू रिसेंटली BBNJ एग्रीमेंट आया था, इसको हाई सी ट्रीटी बोलते हैं। ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो आपको मैंने पहले ही बताया UN क्लॉज जो होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, ये 1982 का है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलता है। और ये क्या होता है, सी जोन एक्सटेंडिंग अप टू 200 नॉटिकल माइल्स, यानी अराउंड 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। तो कोई भी कोस्ट है उसके, जैसे मैंने बताया कि ये रेंज अलग अलग होती है, ठीक है। सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर होता है, फिर एक आगे वाटर होता है, ठीक है, कंटिजेंट होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है ये वाला एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, अराउंड 200 नॉटिकल माइल्स तक। लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दैट 200 नॉटिकल माइल्स, तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, जिसका नाम है सिंपल सा BBNJ एग्रीमेंट, ठीक है। और डीप सी माइनिंग वही है, डीप सी में डीप जाके जो माइनिंग होती है अलग अलग चीज़ों की, पॉलीमोटेलिक नोड्यूल्स और बाकी सारे रिसोर्सेज की, उन सब चीज़ों को डीप सी माइनिंग कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर IR एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ योर इकोनॉमिक अफेयर्स। तो आज ही सारा कवर करेंगे, इंटरनेशनल पढ़ लिया है, इकोनॉमी में मूव करते हैं। तो जो पहली न्यूज़ है वो है कि इंडियन टेलीकॉम सर्विस ईयरली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 2024-25। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर TRAI जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI जो है उसका यहाँ पे काम रहता है। एंड उसी ने यहाँ पे एक ये रिलीज़ किया है। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बार CDS CABF किसी में क्वेश्चन आया था विद रेस्पेक्ट टू दिस कि भाई टेलीकॉम कौन देखता है, क्या देखता है, और TRAI वाज द ऑप्शन। लेकिन जो आंसर था उसका टेलीकॉम कम्युनिकेशन था, टेलीकॉम कम्युनिकेशन या कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कमीशन, टेलीकॉम कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन और होती है, वो उसका आंसर था। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि अगर टेलीकॉम की ही 4 दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको रिलीज़ करने वाली वो TRAI है, ठीक है। इस तरह से इतना इसमें याद रखना है, बाकी ये आप स्किप कर सकते हो, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल दी हुई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 जो है वो यहाँ पर आई, और जैसा कि पता है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अंकटाड देख ला है। इसका नाम भी अभी UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया है। तो कॉन्फ्रेंस पहले था, अब हटा दिया कॉन्फ्रेंस, अब UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट कर दिया। बट हमें कोई मतलब नहीं है, मेन आपको अंकटाड याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज़ है वो ये देखता है, और ये क्रूशियल बैरोमीटर है कि कोई भी FDI वगैरह कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। और अपनी इंसेप्शन 1991 से ये चीज़ों को देखता है। FDI फ्लो और वो जो डेटा होता है वो सब यही करता है इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN, अंकटाड आपका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आपको इतना पॉइंट पता रहना चाहिए कि अंकटाड जो है ऑब्जेक्टिव FDI वगैरह देखना है, कंट्रीज़ में आ रहा है, कितना आ रहा है, वो सब चीज़, ठीक। तो इतना काफ़ी रहेगा इसमें भी। एंड देन सबसे ज़्यादा यहाँ पे टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोनॉमी सेक्शन। जब इकोनॉमी सेक्शन की बात आती है ना, तो इसमें टेबल में सारी उसकी समरी दी होती है, और वही इंपॉर्टेंट है फैक्चुअल एग्जाम्स के हिसाब से और वन लाइनर के हिसाब से। तो जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड FDI फ्लो इनफ्लोज 2024 के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज़ में जो FDI आया है, तो वहाँ पे देखो सबसे नंबर 1 पे US है, ठीक है, देन सिंगापुर है, देन हांगकॉन्ग, चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबल जो है वो US है, देन आपका सिंगापुर और चाइना, ठीक है। इस तरीके से याद रखते हो। तो सिंगापुर दूसरे पे है और US नंबर 1 पे है इन सो फार एज दिस, मतलब कम जो इन्फ्लोज है। और इंडिया में 15वें नंबर पे है, और इंडिया का प्रीवियसली 16 था, ठीक है, कंपेरिजन टू 23। और पहले आपका कंपेरिजन टू 23 28 था, पहले 16 था, ठीक। इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब इंडिया का ओवरऑल वो देखोगे तो 2024 में 28 बिलियन का इन्फ्लो हुआ है, ठीक है।
तो इंडिया रिटेन्ड इट्स पोजीशन जो है इंडिया अमंग द टॉप 5 ग्लोबल हब्स फॉर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। तो ग्रीन फील्ड वाले में इंडिया काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। और इंडियाज इन्वेस्टर्स ऑल्सो क्लाइम्ड इन द डे आउटफ्लो विद 20% इंक्रीज, ठीक है। तो आउटफ्लो भी इंडिया का काफ़ी हो रहा है। तो ये सारा इंडिया का FDI से रिलेटेड डेटा है जो आपको पता रहना चाहिए। US सबसे नंबर 1 पे है, ठीक है, और यहाँ पे 279 बिलियन और यहाँ पे अराउंड 28। तो इस तरह से याद रख लो 2024 में इतना अंतर है 28 का और 279 का। 8 नहीं है बट 7-9 है। इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूट्रिशनल इनटेक इन इंडिया, तो जो आपका इनटेक की बात करी जाएगी, कोई भी डेटा मेजरमेंट का बात करी जाएगा तो NSO यहाँ पे रिसेंटली NSO ने रिलीज़ करा है, जो आपको मॉस्पी के अंदर आपका NSO होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मॉस्पी के अंदर होता है NSO और जो भी डेटा होता है आपका वो ये निकालता है, कलेक्ट करता है, सर्वे वगैरह कराते हैं, ठीक है, सैम्पल सर्वे और वो सब, ठीक है। तो NSO ने रिलीज़ करा डाइटरी न्यूट्रिएंट इनटेक इन इंडिया बेस्ड ऑन द 2 कॉन्जिक्यूटिव हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो अभी आपको पता है हमने पिछला जब हमने ईयरली मैगजीन करी थी तो मैंने बताया था हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे नाम की एक चीज़ होती है। तो वो जो सर्वे होता है, ठीक है, उस सर्वे के हिसाब से, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के हिसाब से 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्वे को देखते हुए इसने ये देखा है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन के नाम में जो फूड से रिलेटेड कंजम्पशन है, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड कंजम्पशन है, डाइटरी न्यूट्रिएंट से रिलेटेड जो इनटेक की बात है वो यहाँ पे इसने एनालाइज किया है। बस सिंपल ही है। तो ये है क्या, अब डेटा तो था ही तो उसमें बस एक चीज़ पे एनालिसिस कर दिया। तो ड्यूरिंग HCS ये सब जो देखा गया तो पैटर्न जो एवरेज डेली कैलोरिक इनटेक है पर पर्सन वो ऑलमोस्ट स्टेबल है, ठीक है। तो गांव में अराउंड 2223 है किलो कैलोरी और आपका शहरों में 2250 है। तो ओवरऑल 2200 समथिंग आपको याद रखना है। एक 2233 है और एक 2250 है, ठीक है। अर्बन में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, 2250 किलो कैलोरी और वहाँ पे एक तरह से देखने को मिल रहा है ये चीज़ है, ठीक है। तो ये है और इट स्लाइटली डिक्रीज्ड एंड इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरिया। तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज टू दिस थिंग। तो 23-24 और इस तरह से डेटा है जो भी है। तो आपको ये चीज़ देखनी है बस, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लॉजिक, ये ग्राफ तो पढ़ने मत बैठ जाना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई डिटेल एग्जाम में नहीं पूछ रहा। इसके अलावा इंडियाज़ एक्सटेंडेड डेट, इंडिया जो एक्सटर्नल डेट जो है वो यहाँ, अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें मार्क कर लो क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा गया एग्जाम्स में तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। RBI ने रिलीज़ किया डेटा विद रेस्पेक्ट टू इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है बाई 10% इन द एंड ऑफ द मार्च 2025 एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। की हाईलाइट्स क्या है कि टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो 67 बिलियन बढ़ के हो कितनी गई है, ये इंपॉर्टेंट है, 736 बिलियन, 736 बिलियन। अभी हम थोड़ी देर बाद ये भी देखेंगे कि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है ना 700 बिलियन से थोड़ा आसपास है, उससे कम है या उसके ही अराउंड है, 700 के आसपास। तो इतना, बस इतना ये चीज़ें याद रखना कि जो डेट है वो 700, यहाँ पे डेट जो है वो 736 बिलियन है और फॉरेक्स हमारा थोड़ा सा कम है, तो अराउंड 96% कवर कर सकता है हमारा फॉरेक्स, इतना है। तो एक अच्छा एक तरह से चीज़ है वो आप देख सकते हो, ठीक। तो ये वाली चीज़ है, इस तरह से आपको 736 बिलियन यहाँ पकड़ के दिमाग में रखना है। कितना बढ़ गया है 67। ऊपर हमने FDI देखा वो कितना था 28 बिलियन आया था 2024 में। ये थोड़े थोड़े डेटा आपको याद रखने हैं, बाकी डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है सच, ठीक। तो ये है। एंड देन आपका यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सटर्नल डेट में आउटस्टैंडिंग्स एंड वेरिएशन तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, आप बस सेक्टर देख सकते हो कि कैसे कैसे डेट है, किस किस का है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल बैंक का है, ठीक है, अदर सेक्टर्स का है, ये सब। इंडिया रैंक 4th ग्लोबली इन इनकम इक्वालिटी। तो इंडिया जो है ना, इंडिया चौथे नंबर पर किस पे आ गया है, चौथे नंबर पे आपका लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद रिस्पेक्ट टू द GDP, ठीक है, आपको पता है। और मैंने एक पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं इन रिस्पेक्ट टू डिजिटलाइजेशन, है ना। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी में हम तीसरे पे आ गए। लेकिन जब इनइक्वालिटी, जो इनकम इक्वालिटी की बात आती है तो इंडिया यहाँ पे चौथे नंबर में है, ठीक है। इंडिया का जो गिनी कोएफिशिएंट है वो 25.5 है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, सीधा सीधा फैक्ट वगैरह जो है एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि भाई रिसेंटली कितना था वर्ल्ड बैंक के गिनी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। गिनी इंडेक्स मतलब गिनी कोएफिशिएंट जो इनइक्वालिटी देखता है, तो 25.5 है। फोर्थ मोस्ट इगैलिटेरियन कंट्री है इन द वर्ल्ड आफ्टर द कंट्रीज लाइक स्लोवेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड देन आपका बेलारूस। तो देखो जो स्लो है ना,
और ये स्लो वाले ना वो फर्स्ट और सेकंड है, स्लोवैक एंड स्लोवेनिया, स्लोवैक और स्लोवेनिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और बेलारूस तीसरे नंबर पे है, ठीक है। तो इस तरह से रूस नहीं है, बेलारूस है, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। तो स्लो एंड दिए, और स्लो में भी जो स्लो वॉक कर रहा है वो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हो। तो स्लोवाक, देन स्लोवेनिया, देन आपका बेलारूस, ठीक। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है इनकम इक्वेलिटी के हिसाब से। और अब इंडिया चौथे पे, तो बाकी सबका क्या अलग अगल बगल वाली जो है, जैसे चाइना हो गया और बाकी हो गई यूएस हो गई, तो ऑब्वियसली इंडिया से बुरी हालत होगी। तो इंडिया का स्कोर इज मच लोअर देन चाइना, चाइना का 35.7 है और यूएसए का तो और ज़्यादा है, 41.8 है, ठीक है। अब आप कहोगे कि स्कोर इंडिया का कम है तो इंडिया में इक्वेलिटी कैसे हुई? यहाँ पे सिंपल ये समझो कि जितना जीरो से क्लोज होता है उतना यहाँ पे परफेक्ट इक्वेलिटी होता है। किसी भी इंडेक्स को ऐसे समझा करोगे जैसे इनइक्वेलिटी इंडेक्स में हम गिनी कोफिशिएंट मेजर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा इनइक्वेलिटी में इनइक्वेलिटी बढ़ेगी, सिंपल ऐसे याद कर लो। तो नंबर अगर 100% हो गया तो मतलब बहुत अनइक्वल है, अनइक्वल इन द सेंस के सारी रिसोर्सेज एक ही बंदे पे है, मोनोपोली टाइप की, ऐसा कुछ सीन बन जाएगा। और अगर जीरो है तो इट मीन्स सबके पास बराबर है, तो इनइक्वेलिटी कम है। तो इंडिया का 25 है, टुवार्ड्स जीरो है, और यूएसए का 41 है, टुवार्ड्स 100 है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो कि इंडिया में जहाँ कम होगा वहाँ ज़्यादा इक्वल है चीज़ें। तो ये गिनी कोफिशिएंट का नंबर है, और इंडिया जो है ना फॉल करता है मॉडरेटली लो कैटेगरी में, ठीक है। और जो ऊपर हमने देखा स्लोवाक, स्लोवेनिया, इनके नंबर दिए हुए हैं बट नॉट इंपॉर्टेंट है ना, ये सब नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑर्डर पूछेगा, ठीक है। ऑर्डर में मैंने पहले बता दिया, स्लो वाले पहले हैं, फिर बेलारूस है, बेली है, बेला है, ठीक है, बेली डांस है, जो भी ऐसे कर सकते हो, और बाद में फिर इंडिया है, ठीक है। SSBI ऐसे कर लो, SBI होते हैं तो SSBI, और उसमें भी स्लो वाला पहले स्लो वॉक करने वाला है, फिर स्लो वैन वाला है, ठीक है। पहले पैदल वाला है जितना स्लो है अब, और एक स्लो वैन वाला है, ठीक है। तो वैन में स्लो है और स्लो वॉक है, तो ऐसा समझे रिलेट करके याद करो, समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। इसके अलावा चीज़ें इग्नोर कर सकते हो। गिनी इंडेक्स के बारे में मैंने बता दिया। गिनी इंडेक्स जो होता है वो बताता है कि इनइक्वालिटी जो इनकम वगैरह है वो कैसे इक्वल अनइक्वल है, और ये जितना कम होता है उतना इक्वालिटी दिखाता है। तो टुवार्ड जीरो इक्वल होता है, ये चीज़ याद रखना, जितना ज़्यादा उतना अनइक्वल, ठीक है। जैसा हमने ऊपर देखा लॉरेंस कर्व जो होता है उसमें जो है लॉरेंस कर्व की हेल्प से हम ये गिनी कोएफिशिएंट को फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाकी टेक्निकल नहीं जाना है। और गिनी जो इंडेक्स होता है वो मेजर करता है एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व एंड द हाइपोथेटिकल लाइन। तो आपको देखने को मिल रहा है ये लॉरेंस कर्व है, ये लाइन ऑफ इनइक्वालिटी है, तो इन्हीं का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा उतना इक्वालिटी की तरफ जा रहे होगे ना, और जितना ज़्यादा होगा उतना ये पता लगेगा कि लाइन ऑफ इक्वालिटी से बहुत ज़्यादा है। तो एरिया बिटवीन द लॉरेंस कर्व और हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वालिटी, द बिगर द गैप मोर अनइक्वल इन द इनकम, सिंपल। क्योंकि ये इक्वालिटी है, अब जितना इसके पास होगा तो इक्वालिटी तो बढ़ेगी, और जितना दूर होगा उतना इक्वालिटी का। तो ये एरिया के हिसाब से ये लॉजिकल थोड़ा देख लेना, अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल आया तो यहाँ से पूछ देगा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया इंडिया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकॉर्न क्या होता है, ये प्रीवियसली स्टार्टअप वैल्यू जो $1 बिलियन से $1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जिसका वैल्यूएशन होता है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, और जो रिसेंटली आया होता है। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो थे एलिन ली ने ये 2013 में ये कीवर्ड दिया था यूनिकॉर्न वाला, ठीक है। और ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की रिपोर्ट वगैरह में हाईलाइट किया कि राइजिंग ट्रेंड है विद रिगार्ड टू द 1523 यूनिकॉर्न वर्ल्ड वाइड, 1523, सिग्नलिंग द ग्रोथ ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द स्टार्टअप इकोसिस्टम। और इंडेक्स वाज रिलीज्ड बाय ह्यूरॉन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो 1523 प्राइवेटली हेल्ड हैं और वैल्यूएशन जिनका इतना पहुंच गया है, और 70 जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सब है, बाकी हमारा जो काम है वो थोड़ा सा कीवर्ड पकड़ना है। तो सबसे पहले देखो यूनिकॉर्न तो पता ही है 1 बिलियन वैल्यूएशन, उसके पहले दो और होते हैं चीता और गैजल। ये चीता वो नहीं है जो कूनो नेशनल पार्क में आया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, वो चीता नहीं है ये चीता ऐसा है, ये चीता ऐसा है ना कि चीता ऐसा है जो कंपनी है 2000 बाद के बाद बनी है और लिस्टेड नहीं है शेयर मार्केट में वहाँ के कंट्री के, प्लस लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न विद इन 5 ईयर, जो 5 साल में हो जाएगा, 5 साल में यूनिकॉर्न बनने की जिसकी संभावना है उसको हम चीता बोलते हैं। और यही अगर संभावना सिर्फ 3 साल में है कि आने वाले 3 सालों में तेरा तो भाग्योदय हो जाएगा, तेरा तो किस्मत चमकने वाली है, ऐसा अगर कुछ कोई प्रेडिक्ट कर रहा है तो हम उसको गैजल बोलते हैं। तो चीता और गैजल, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। और बाकी कंडीशन सेम है कि 2000 बाद के बाद बना हो, 2000 के बाद बना हो, लिस्टेड नहीं हो, है ना, और
550 मिलियन के ऊपर इसका वैल्यूएशन हो, तो तभी तो कहोगे ना कि 3 साल में होने वाला है। तो ये वाली चीज़ याद रखना, 5 साल में होने वाला है तो चीता है, 3 साल में होने वाला है तो हम गैज़ल बोल रहे हैं। और अगर हो गया है स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन प्लस हो गया है और पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, अभी जैसे कोई स्टार्टअप है जैसे स्विगी और जोमेटो हैं, तो ठीक है, वो जब लिस्ट हो गए शेयर मार्केट में तो उनको स्टार्टअप, अब वो बिजनेस हो गए प्रॉपर, क्योंकि पब्लिक डोमेन में। स्टार्टअप का मतलब होता है जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड क्या होती है, जहाँ पे जो शेयर होल्डर होते हैं वो जो मतलब जो उसके ओनर वगैरह वो 7 से लेकर 200 तक ही होते हैं, जो बोर्ड में मेंबर होते हैं और वो सब होता है। लेकिन जब पब्लिक लिमिटेड बना दी जाती है तो फिर उसमें फिर मतलब इसमें 700 200 या जो भी कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ लिमिटेड रहता है, और उसमें फिर इन्फिनिटी तक हो जाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में तो लोग खरीद बेच रहे हैं, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें ऐसे चेंज हो जाती हैं। और द मोस्ट वैल्यूएबल नॉन स्टेट कंट्रोलाइज्ड कंपनीज इन द वर्ल्ड, तो यूनॉन में ये सब लिस्ट आती है वगैरह वगैरह। अब बाई कंट्री कंपेरिजन चीता, गैज़ल, यूनिकॉर्न में अगर देखा जाए तो इंडिया तीसरे नंबर की स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुकी है। तो 6% जो चीता है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। गैज़ल जो है वो यहाँ पे 4% है और नंबर भी हमारा 4 है। यूनिकॉर्न में इंडिया तीसरे पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिकॉर्न में इंडिया तीसरे पे, 4% जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है बाई कंट्रीज कंपैरिजन। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी में 4% यहाँ पे है। नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट। एंड देन आपका ग्लोबल 1000 में भी इंडिया यहाँ पे चौथे नंबर पे है। तो गैज़ल में चौथे पे है, तो इट मीन्स कि अगले 2-3 साल में इंडिया में, मतलब क्योंकि इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पे कम हो जाएंगे, चौथे पे हैं हम। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। यहाँ बस यूके है ना, हर जगह देखो यूएसए चाइना यूएसए चाइना यूएसए चाइना, लेकिन ग्लोबल 100 में आपका जापान ऊपर है। और गैज़ल मतलब अगले 3 साल वाली जो कहानी है उसमें यूके थोड़ा आगे है, बट ओवरऑल यहाँ पे सब यहाँ पे 2 जगह हम क्या हैं, आपके तीसरे नंबर पे हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन को दिमाग में बिठा लो, एंड दैट्स हाउ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि तीसरे नंबर पे हैं भाई। लेकिन जब गैज़ल की बात आती है, 3 साल की बात आती है, तो हम चौथे पे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ यूके आ गया है, और ओवरऑल ग्लोबल 100 में हम चौथे पे हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बैठा लोगे दिमाग में, तो एक बार देख लोगे वीडियो, रिवीजन कर लोगे तो हो जाएगा क्लियर। इसके अलावा 758 यूनिकॉर्न जो है वो आपको यूनिकॉर्न यूएस, अब ये अलग अलग से पढ़ोगे। सैन फ्रांसिस्को को कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, जिसमें 199 यूनिकॉर्न है। और कांग्रेस की सीट कितनी है, 99 है, ऐसे याद कर लो 199 यूनिकॉर्न। बस इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा याद करने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। आपको मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे स्पेस एक्स जो है, जो आपका देखने को मिलता है, वो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन है। देन बाइट डांस है, वो आपका चाइना का है। एंड देन ओपन एआई है, अगेन यूएस का। एरोस्पेस की कैटेगरी है, देन मीडिया एंटरटेनमेंट है, देन अगेन एआई है। 12-12-15, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। ये मतलब जो है नाम है, नाम और कंट्री, और वैल्यूएशन तो 350, 300 और 300 है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस एक्स है, देन आपका बाइट डांस है, देन ओपन एआई है। तो यहाँ पे जब यूनिकॉर्न की बात करेंगे तो सबो है, एसबीओ है ना, सब टीवी है, एसबीओ है, एसबीआई नहीं है, एसबीओ है। ठीक है, तो ऐसे। और जो ओ है वो ओपन एआई है, बी है वो बाइट डांस है, एस जो है वो स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स और ओपन एआई आपको पता है यूएस का है, बाइट डांस जो है मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनी है चाइना की। इस तरह जो है मोस्ट वैल्यूएबल हम याद रख सकते हैं। बाद में एआई की ही एक्स एआई भी एक है यूएस की। ठीक है, और आंट ग्रुप जो चीटी है ना, वो चीनी है, चीटी चीनी का है, चीनी चाइना। ठीक है, इस तरह से देखना चाहो तो 5 देख लो, अदरवाइज 3 तो याद होने चाहिए। चाइना में 343 हैं, जैसे 143 पढ़ते रहते हो, ये 343 है, इसीलिए चाइना आगे है। वहाँ 143 नहीं है कुछ, वहाँ 343 है। ऊपर हमने 199 उसका देखा था। और इंडिया में 64 यूनिकॉर्न है, 3rd इन द वर्ल्ड इन सो फार एज यूनिकॉर्न इज कंसर्न। हमने ऊपर देखा यूनिकॉर्न में तीसरे पे है। गैज़ल में वैसे यूके आगे निकल गया था, वो थोड़ी दिक्कत, बट बाकी हम चीता हो या यूनिकॉर्न हमें तीसरे नंबर पे, और ग्लोबल 400,000 यूरोन वाली लिस्ट में चौथे पे हैं, उसमें जापान आगे निकल गया था। ये हमने टेबल याद कर ली थी। बेंगलोर जो है उसमें सबसे ज़्यादा है, ग्लोबली 7th नंबर पे आता है यूनिकॉर्न काउंट में बेंगलोर। ठीक है, समझ रहे हो, ग्लोबली थाला फॉर द रीजन है, 7th नंबर पे आता है बेंगलोर, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, 7th रैंक के अंदर यूनिकॉर्न काउंट जब करते हैं तो ऐसा होता है। मुंबई की रैंक 22 है और गुड़गांव की रैंक 27 है। तो 7, 22 और 27, ठीक है, 7, 22 और 27 ये हमारा रैंक है बेंगलोर, मुंबई और गुरुग्राम की व्हेन इट कम्स टू द यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड। ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। और इंडिया के नोटेबल यूनिकॉर्न, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीरोधा, ड्रीम 11 और रेजर पे, ये इंडिया के नोटेबल यूनिकॉर्न है। ठीक है, जीरोधा नंबर 1 है, एंड देन आपका 8 बिलियन है वैल्यूएशन, ड्रीम 11 एंड देन रेजर पे। और अभी ऑनलाइन गेमिंग बिल आ गया है, तो ड्रीम 11 यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको प्रभाव पड़ेगा उसका। तो जीरोधा, रेजर पे, ठीक है, जीरोधा ZDR, ठीक है, जेडी शेट्टी होते हैं, ऐसे ही जेडी होते हैं, जेडी रेजर पे, ठीक है, ZDR।
ऐसे याद रख सकते हो। एंड देन हमने ऊपर जो नंबर देखा था वो फिर से आ गया, ठीक है। यूनिकॉर्न 758 है, सैन फ्रांसिस्को में 199 थे, टोटल 758 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूएसए की रैंक है। दूसरे नंबर पे चाइना है 3483 है, 143 नहीं है। एंड देन इंडिया में 64 हैं। और जो कंट्री जो कंट्री के अंदर देखा जाए तो बेंगलोर 7वें नंबर पे, 22वें नंबर पे ये है, और गुड़गांव है 27वें नंबर पे। बेंगलोर अगर 22 पे है तो पहले पे कौन है, आंसर है सैन फ्रांसिस्को, 199 यहाँ पर थे। तो इस तरह से आपने चीज़ें समझी और याद करी हैं, बहुत प्यार से ये चीज़ हमें समझ आ गई है। अब बेंगलोर का देख लो, यहाँ पे पेरिस का 8 है, बेंगलोर का 7 है, तो बेंगलोर देखो कैसे आगे है विद रिस्पेक्ट टू द यूनिकॉर्न इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यूनिकॉर्न का काफ़ी अच्छा ये आर्टिकल था और हमने इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ ली, बहुत सारे फैक्ट भी पढ़ लिए, बहुत सारा एनालिसिस भी देख लिया। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। एंड देन इंडिया का इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जब बात करेंगे तो ये रिपोर्ट वगैरह आई और इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो कर रहा है, 6.5% जो है जीडीपी ग्रोथ है। और इंडिया ग्लोबल, यूएन ने कहा है इंडिया को एज अ ग्लोबल ब्राइट स्पॉट। तो यही पूछ देगा कि किसने कहा है ब्राइट स्पॉट, तो यूएन ने कहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है। तो 6.5% और उससे ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। रूरल एरियाज़ में कंजम्पशन जो है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। और ऑल्सो शोकेस एंथुसियाज्म, अर्बन में अभी सही चल रहा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अच्छा चल रहा है। तो सब अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। सीपीआई जो है वो 2.82% था मार्च 2025 में, जो हमारा टारगेट रहता है 4% ±2, यानी 2 से लेके 6%। तो इसके बीच में 2.8 पे है। फूड इन्फ्लेशन 0.99 जस्ट है, ठीक है, वो जस्ट दिस, तो ये भी लोअर थी एंड दिस इज़ ऑल्सो गुड। तो ये सारी चीज़ें हैं। और वाइल देयर वर ओनली 4.9 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट, 2019 में सिर्फ 4.5 करोड़ थे, अभी 13.2 करोड़ है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑर्डिनरी सिटीजन आ रहे हैं, यहाँ पे 270% का इंक्रीज़ हुआ है कोविड के बाद से, शेयर मार्केट में भी। तो इस तरह से चीज़ें याद रख सकते हो शेयर मार्केट की कहानी। और 2024 में 30% ऑफ द ऑल यूपीआई जो हैं वो कहाँ आए, वो इंडिया में आए, ठीक है। तो अगर पूरे दुनिया में 2024 में 100 आईपीओ आए तो उसमें से 30 जो हैं वो सिर्फ इंडिया के मार्केट में आए। शोज़ इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। एफडीआई इनफ्लोज जो था वो एफडीआई इनफ्लोज इनटू इंडिया वाज 81, ठीक है। तो ये सब हम ऊपर भी देख चुके थे 2024 वगैरह का डेटा कि एफडीआई का क्या हिसाब किताब रहा, ठीक है। बाकी सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब। और रीजनली महाराष्ट्र जो है वो हाईएस्ट है एफडीआई इनको इक्विटी शेयर में, फॉलोड बाय कर्नाटका। तो वैसे बेंगलोर था, ठीक है, जब स्टार्टअप यूनिकॉर्न वगैरह, बट ओवरऑल इकोनॉमी का पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र टारगेट, देन कर्नाटका, एंड दैट्स वाई महाराष्ट्र और मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल। तो इस तरह से चीज़ें याद रख सकते हो। और सोर्स जो है इंडिया में आने के वो ये आया हुआ था यूपीपीसीएस के पिछले एग्जाम में। सिंगापुर पहले नंबर पे है, देन मॉरिशियस, देन यूएसए, एसएमयू, ठीक है, एसएमयू। यहाँ पे पहले मॉरिशियस रहता था क्योंकि राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग ये सब होता था, राउंड ट्रिपिंग वगैरह होती थी करेंसी की, इंडियन रुपये की। बट अभी क्या हुआ है, मॉरिशियस से हमने कुछ जो एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर किए हैं तो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हुई हैं, डेट्स वाई सिंगापुर अब ऊपर आ गया है। ओवरऑल एफडीआई भी देखा जाए तो इन्फ्लोज के नाम पे सबसे ऊपर कौन था, यूएसए था, देन सिंगापुर था। तो सिंगापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए सिंगापुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके यहाँ कितना जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं, हमारे यहाँ वो दिख रहा है, वो हमारे लिए काम की चीज़ है। तो इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका यहाँ पे याद रखना है। ओवरऑल जो सर्विस सेक्टर है उसमें यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन जब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है उसमें कर्नाटका आगे है, ठीक है। तो ये रैंक है कि कैसे इन्फ्लो हो रहा है स्टेट वाइज, सेक्टर वाइज और ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे ट्रेडिंग है वो तीसरे नंबर पे है और दिल्ली जो है वो स्टेट वाइज तीसरे नंबर, टॉप सेक्टर एंड स्टेट विद हाईएस्ट इन्फ्लोज। तो ये इन्वेस्टमेंट है और ये आपका सेक्टर है और ये स्टेट है, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर है, देन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एंड देन ट्रेडिंग। तो SCT याद रखना, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन में SCM याद रख सकते हो, स्कैम याद रखते हो, यहाँ SCT याद रख लेना। जैसे SC/ST कमीशन है ना, तो बार बार SC/ST, तो S बार बार क्यों लिख रहे हो, SC/T ऐसे करके, S कॉमन ले लिया है ना, जैसे लिखा था SC/ST कमीशन, तो S कॉमन ले लिया, C/T। तो ये हो गया आपका सर्विस, देन आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एंड देन ट्रेडिंग। तो इस तरह से SCT जो है वो आपका सेक्टर वाइज चीज़ें हैं, SCT, ठीक है। तो ये यहाँ नंबर भी दिया हुआ है 18%, 15%, 8%, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही जब स्टेट वाइज देखोगे तो देन पहले महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली। और अगर वर्ल्ड में देखोगे, वर्ल्ड में यूनिकॉर्न देखोगे तो बेंगलोर पहले पे, दूसरे पे आपका बेंगलोर के बाद एक था, ठीक है, भूल रहा हूँ मैं नाम, बेंगलोर था यूनिकॉर्न वाले में, क्या था, यूनिकॉर्न में बेंगलोर था, देन आपका मुंबई था, यस,
मुंबई था देन गुड़गांव था, तो अगेन वही वाला ऑर्डर है, बट थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड का अंतर है विद रिस्पेक्ट टू द एफडीआई। तो एफडीआई में थोड़ा अलग है, यूनिकॉर्न में थोड़ा अलग है, आपको वो अलग वाला दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन के काफ़ी नए नए रिकॉर्ड बने थे, ठीक है, और इस वजह से ये न्यूज़ में था। ओवरऑल देखा जाए तो 22 लाख करोड़ यहाँ पे प्रॉपर एक साल में हुआ, और कुछ कुछ तो महीने ऐसे आए हैं 2 लाख करोड़ एक ही महीने में पहुँच गया, तो वही कहीं ना कहीं एवरेज भी देखने को मिल रहा है। 22 लाख करोड़ अगर 12 महीने में हो रहा है तो बेसिकली मीन्स अराउंड 2 लाख करोड़ है, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आया था जब 1 लाख करोड़ टच किया था तो न्यूज़ बनी थी कि भाई जीएसटी का 1 लाख करोड़ हो गया टच, लेकिन फिर वो इतना ज़्यादा टच होता चला गया 1.5 2.1 है ना, इस तरह से उसका हाईएस्ट मंथली जो कलेक्शन है वो बढ़ता चला गया, और अब कहीं ना कहीं 22 लाख करोड़ यहाँ पे जीएसटी देखने को मिल रहा है। तो ये नंबर थोड़ा सा देख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई 22 लाख करोड़ के आसपास चीज़ें हैं। और एक रिपोर्ट आई है डेलोलाइट की रिपोर्ट आई है, जीएसटी एट 8, तो एट 8 क्या है, ये इतने 8 साल हो गए हैं, दैट्स वाई। अब जीएसटी में आपको पता है 4 मेन रेट स्लैब होते हैं, 5, 12, 18, 28, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके अंदर 3 स्पेशल भी रेट होते हैं, जिसमें आपके 3%, 1.5% और 0.25% रहता है। 3% गोल्ड सिल्वर डायमंड पे लगता है, ज्वेलरी पे 3% जीएसटी, एडिशनल टू मेन स्लैब दे रहा है 3 स्पेशल रेट, ठीक है, 3% वो लगता है। 1.5% कट एंड पॉलिश डायमंड पे लगता है, और रफ डायमंड पे 0.25% लगता है, ठीक है। तो नॉर्मल डायमंड, कट डायमंड और रफ डायमंड इस तरह से, ठीक है। नॉर्मल डायमंड कट एंड पॉलिश्ड सीपी, कट एंड पॉलिश्ड, पहले नॉर्मल गोल्ड सिल्वर डायमंड है ना, गोल्ड सिल्वर डायमंड ज्वेलरी, फिर कट एंड पॉलिश्ड सीपी वाला डायमंड, एंड देन रफ डायमंड। इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। 3%, 1.5%, 0.25%, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। 2024 में 22.08 लाख करोड़ आया था, 9% का इंक्रीज़ है, इतना बस आपको याद रखना है। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये चीज़ बनी है ना, ये जो जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग चीफ बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था ये। अब यहाँ ध्यान रखना, ये बिल लिखा है, बिल, जब एक्ट की बात होगी तो ये होगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि बिल जब होता है, जब बिल पास होने वाला होता है, फिर जो बिल लाया जाता है, फिर बिल जब पास हो जाता है तो एक्ट बनता है। तो 101वां है, ठीक है। इट बेसिकली मीन्स कि कुछ आए हुए हैं बट वो पास नहीं हुए, तो वो बिल तो काउंट हो जाते हैं कि 120वां 121वां ऐसे बिल तो काउंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी वापस ले लेती है गवर्नमेंट, खुद वापस ले लेती है, या कभी कभी बिल पास नहीं हो पाता। बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी कभी टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है लोकसभा का, तो इस तरह से बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो इस वजह से ये है अलग अलग नंबर 122 और 1। अगर तो कभी भी क्वेश्चन आए जीएसटी कौन सा वाला था, तो ऐसे नहीं कि पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कौन सा था और आप 101 लगाए, या पूछ दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था और आप 102 लगाए, ऐसा मत करना। याद रखना कि देख लेना कि क्या पूछा गया। इसके अलावा स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन द वैल्यू आउटपुट फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, तो अगेन ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यहाँ पे निटिग्रिटीज़ दी होती हैं, तो आप इसमें देख सकते हो अपने हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहो। बाकी बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है ये, मतलब ओवरऑल जब आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर वगैरह तो आपको पता रहता है कौन सा कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने हॉर्टिकल्चर का भी एडवांस एस्टिमेट लगाया, तो अगेन डेटा नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, 292 लाख करोड़ और ये सब। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी देख सकते हो कि हॉर्टिकल्चर का एरिया यहाँ दिया हुआ है, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर अगेन प्रोडक्शन कितना हुआ, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चीज़ें ये देख सकते हो कि टॉप फ्रूट प्रोड्यूसिंग क्या है, तो आंध्र प्रदेश है टॉप फ्रूट प्रोडक्शन वाले में। एरिया वाइज देखा जाए तो महाराष्ट्र में फ्रूट वाला एरिया ज़्यादा है, ठीक है। आंध्रा जो है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। ऐसी दूसरी टेबल दी होगी, तो वेजिटेबल में सबसे ऊपर जो है वो आपका यूपी है वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लेकिन एरिया वाइज बंगाल है, तो एरिया वाइज बंगाल है। इस तरह से चीज़ें भी पूछ सकता है घुमा के। प्रोडक्शन में यूपी, एटलीस्ट इतना याद रखो कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। फ्रूट में एपी था और वेजिटेबल में यूपी है, एपी और यूपी। और पोटैटो प्रोड्यूसिंग में भी यूपी, इसमें यूपी है एरिया और उसमें दोनों में, ठीक। तो इस तरह से एंड देन मैंगो प्रोडक्शन में भी यूपी है, ठीक है। लेकिन अगर एरिया देखा जाए तो देखो इसका ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता रहनी चाहिए कहाँ क्या ज़्यादा है। और हॉर्टिकल्चर जो कंट्रीब्यूशन है पूरा एग्रीकल्चर जीडीपी में, हॉर्टिकल्चर 33% कंट्रीब्यूट करता है, 1/3 जो है वो इसका होता है, क्योंकि इसका मतलब पैसे आउटपुट वगैरह के हिसाब से मतलब जितना होता है तो यहाँ पे पैसा अच्छा मिलता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ सपोर्टिंग द जीडीपी इन जनरल, ठीक है। अब प्रोडक्शन तो एग्रीकल्चर में बहुत चीज़ों का है, लेकिन हॉर्टिकल्चर की वजह से जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये हो जाता है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया आरबीआई का जून 2025 वाला,
ठीक है। इसमें 26 की भी इसमें आरबीआई एक्ट जो आपका 1934 है, 2016 में अमेंडमेंट वगैरह हुआ, यहाँ पे एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, 6 मेंबर की होती है, तो वही ये मीटिंग करती है और इसी कमेटी के हिसाब से वो सब चीज़ें अनाउंस करते हैं, रेपो रेट और वगैरह वगैरह। तो की डिसीजन क्या लिए गए कि रेपो रेट जो है वो 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया गया, मतलब 5.50 हो गया है अब, और 5.50 कर दिया तो उसी से 0.25 का अंतर होता है आपका एमएसएफ और आपको पता है एमएसएफ और ये जो एसडीएफ है, तो एमएसएफ मार्जिनल में है तो मार्जिनल चीज़ का थोड़ा रेट ज़्यादा होगा तो 5.75, और यहाँ पे 5.5 में कम करोगे तो 5.25। तो एसडीएफ और आपका एमएसएफ इस तरह से 0.25 के हिसाब से आप याद रख सकते हो। मेन जो नंबर याद रखना है वो 5.5 याद रखना है, और जो एमएसएफ है वही बैंक रेट है 5.75, ये भी आपको पता रहनी चाहिए। तो ये नंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि जून में ये रिपोर्ट आई है और अब मतलब जब तक आएगी तब तक आपका एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब आएगी, है ना, या उसके बाद आएगी। तो इस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉन्सिक्यूटिव पॉलिसी कट हुआ है, ये जो 50 बेसिस पॉइंट यहाँ कम हुए हैं, ये तीसरा लगातार पॉलिसी कट हुआ है, ठीक है, और 3 बार में ये 100 बेसिस पॉइंट हम कहीं ना कहीं कम कर चुके हैं। तो 5.5 जो है वो पहले 6.5 था, फिर हमने धीरे धीरे 3 बार 3 बार हमने मीटिंग में इसको धीरे धीरे कम किया, इस बार 50 किया, लेकिन टोटल 3 बार का मिला के 100 हो चुका है, और ये 5.5 हो चुका है अब टोटल, और उसके हिसाब से 0.25 कम ज़्यादा करोगे तो यू विल बी एबल टू गेट दिस पॉइंट, और रेपो रेट यहाँ पे इस तरह से है। इसके अलावा जो स्टांस होता है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होता है, वो आपका एकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया गया था। सीपीआई इन्फ्लेशन जो है टारगेट 6% ये जो है वो है अभी भी, और अभी हमने ऊपर देखा था कि काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2.8 चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और ग्रोथ रेट फॉरकास्ट जो है वो 6.5 है, हमने ऊपर भी देखा 6.5 जो है वो है। इसके अलावा लिक्विडिटी मेजर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज, अब हमने ऊपर जब आपको वो बढ़ाया था, क्या बढ़ा था, जब मैंने बोला था कि भाई 736 बिलियन क्या है हमारा डेट है, तो मैंने बोला था आगे फॉरेक्स देखेंगे तब थोड़ा आइडिया लगेगा चीज़ों का। तो यहाँ पे 1%, अब CRR भी हम देख सकते हैं, CRR में 1% रिडक्शन मिला हुआ है, तो अभी ये कहीं ना कहीं 3% हो गया। तो याद रखना CRR भी कम किया गया है, रेपो भी कम किया गया है, और रेपो कम किया जाता है तो अपने आप SDF, MSF और बैंक रेट ये सब कम हो जाते हैं, तो ऐसे सब कुछ कम किया गया है। रेपो 5.5 हो गया है, ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट कर चुके हैं 2-3 बार में, इस बार 50 बेसिस पॉइंट किया है इस बार जून वाले में, और स्टांस तो हमने देख लिया, और ये 4 से 3 हो गया है, 3%, 3-5 की कहानी यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा फेज्ड ये रिडक्शन हुआ है, और ये जो अब इसमें जो 4 से 3 कर दिया है, ये एकदम से नहीं किया CRR, ठीक है, 4-3 कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, ऊपर हमने रेपो देखा था, ये एकदम से नहीं किया जाएगा, ये फेज्ड वाइज मैनर में किया जाएगा, 4 इक्वल पार्ट्स में 0.25 करते करते 25 बेसिस पॉइंट करते करते ये किया जाएगा, है ना, हर महीने के हिसाब से जो भी डेट दी हुई है। और इससे क्या होगा, 2.5 लाख करोड़ का यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि जब भी कम किया जाता है तो लिक्विडिटी बढ़ती है, आपको ये पता होता है। इसके अलावा जो अभी मई 2025 में हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो 691 बिलियन है, ठीक है। अब देखो याद करो, 691 बिलियन यहाँ है, 736 जो था वो हमने क्या देखा था कि हमारा डेट है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है अभी कोई क्या मतलब वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि एकदम से सारा डेट चुकाना है, लेकिन आपको अगर यही फॉरेक्स रिजर्व डेट में यूज़ करना है तो कितना कम है यहाँ पे, एक तरह से 96% ऑफ द कंट्रीज टोटल एक्सटर्नल डेट जो है वो यहाँ पे, ये जो फॉरेक्स रिजर्व है ये सफिशियंट है 96% को ख़त्म करने के लिए, समझ गए। तो इस तरह से ये हमारा कहीं ना कहीं ये अच्छा नंबर, जितना ये 100 के क्लोज होगा तो उतना अच्छी चीज़ है कि हमारे पास जो कर्ज है उतना पैसा हमारे पास तिजोरी में रखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से लॉजिक लगा के याद कर लो और समझ सकते हो कि 700 बिलियन याद रखना है, और उसके अराउंड कम ज़्यादा करते हुए यू जस्ट नीड टू रिमेंबर। और जब मैंने आई दृष्टि प्रॉपर पढ़ाई थी, जब इकोनॉमी वाली भी, तो भी मैंने ऐसे ही सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एज इट इज़ याद कराई थी, तो वही मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये कौन लेके आता है, वर्ल्ड बैंक लेके आता है, ठीक है। ऐसे ही ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो IMF लाता है, लेकिन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की बात करी जाएगी तो वर्ल्ड बैंक लाएगा, ठीक है। तो गयाना जो कंट्री है उसने रिकॉर्ड किया है अनप्रेसिडेंट 33.8% GDP ग्रोथ इन 2023। हम कह रहे हैं कि 6.5 में हम खुश हैं, फिर हम कह रहे हैं कि भाई हम क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो हमारा तो ग्रोथ रेट जो है ना वो मतलब ज़्यादा ही रहता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का ज़्यादा स्कोप नहीं होता। जैसे 90 नंबर पहले से आ रहे हैं तो 100 में से 90 आ ही रहे हैं, तो 92 ही कर पाएगा, ज़्यादा 93 कर पाएगा। लेकिन अब तो हमारे 50 नंबर आ रहे थे तो हम
हम 60-70 इम्प्रूव ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो जो और ज़्यादा नीचे डाउन में कंट्री है वो और ज़्यादा उसके पास पोटेंशियल होता है, प्रोवाइडेड कि वो चीज़ें डेवलप हो पाएँ। तो गयाना में ऐसा हुआ कि 33.8% GDP ग्रोथ हुआ है 2023 में, और इंडिया का जो हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ 9.2 अमंग साउथ एशिया, ये भी इन द सेम ईयर हुआ है। मतलब 2023 की यहाँ पे बात हो रही है। तो 23 में गयाना ने रिकॉर्ड बनाया, इंडिया ने 9.2 के साथ। साउथ एशियन में इंडिया ने बहुत ग्रोथ किया। मतलब साउथ एशियन में आपका चाइना नहीं आता, क्योंकि यही सब आते हैं जो आसपास कंट्री हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये सब, ठीक है। तो 9.2 का भी हुआ था। और इसके अलावा जो गयाना है वो, उसको गयाना को ये सब मिला कैसे, क्या हो गया इसके पास ऐसा? तो यहाँ पे 43.4% इंक्रीज़ हुआ था ग्रोथ। हाँ, तो बूम इन ऑयल सेक्टर की वजह से हुआ, और अभी इनकी 43% और इंक्रीज़ हो सकती है 2024 में, ठीक है। डेटा आएगा तब पता लगेगा। तो एक तरह से देख सकते हो 33 बढ़ा, फिर 43 बढ़ा, क्यों? क्योंकि ऑयल सेक्टर में बूम है। तो एडजेसेंट रीजन में ये चीज़ें आ सकती हैं स्टेटमेंट वाइज। तो यू जस्ट नीड टू रिलेट द रिमेंबर द थिंग्स। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2023 में ग्लोबल दुनिया का कितना है, 2.8% है, ठीक है। और 2024 में भी 2.8 की ही यहाँ पे एस्टिमेशन है। और मतलब ये पुराना डेटा, मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा 1-2 साल पे लैग पे चलता है वो सब चीज़ें। और 2025 का ग्रोथ फोरकास्ट है 2.3, ठीक है, 2.8 नहीं 2.3। और फर्दर मोर 2.4, 2.2, 2.6, ये जो भी है थोड़ा बहुत आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा तो मत ही कर देना कि 10% का ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड में। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना, 2.8 और क्या क्या है। बाकी एकदम इन डिटेल में दिया हुआ है, यू कैन स्किप दीज थिंग्स। 23-24 में 9.2 था इंडिया का जो ग्रोथ वाला हिसाब किताब था। तो इस तरह से तो वर्ल्ड का 2.8 है, फिर 2.8, 2.3, 2.4, 2.6, बस इतना कर लो, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट। और इतना डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव 99 लाख करोड़, 99.994446 लाख करोड़, 99,000 करोड़ की, ये ऑलमोस्ट इतना रुपए का। इसी का नाम जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यहाँ पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव देख रहे हैं, इसी का दूसरा नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, PMBBRY। और ये जब हमने इसकी पिछला जो वीडियो देखा था नेशनल अफेयर्स की भी लास्ट न्यूज़ यही थी, बट वहाँ पे नाम था PM विकसित भारत रोजगार योजना। उसमें भी यही सब पार्ट A, पार्ट B और एम्प्लॉय EPF, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ नेशनल अफेयर्स में पहले से, ठीक है। तो ये रिपीटेड न्यूज़ है और सेम वही कंटेंट यहाँ दे दिया है नाम बदल के। सो ये भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले से, तो मैं अभी इसको दोबारा से रिपीट नहीं कराऊंगा। आप नेशनल अफेयर्स देखोगे, यू विल फाइंड द लास्ट आर्टिकल इन दैट वीडियो, जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। और वो विकसित भारत रोजगार योजना में जो भी सेक्शन A, सेक्शन B है, यही सारा कंटेंट सेम उसमें लिखा है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर इकोनॉमिक अफेयर्स इन द जुलाई अगस्त एडिशन ऑफ योर आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अब अगला वीडियो भी इसी में ऐड कर लेते हैं, क्यों इधर उधर से पढ़ो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स भी मैंने बोला था IES आज ही निपटाएंगे, और I और E पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं एस पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अफेयर्स। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है सी फ्लड, एक यूनिफाइड इनंडेशन फोरकास्टिंग सिस्टम है। ये क्या है? सी फ्लड जो है वो फ्लड वार्निंग वगैरह दिया करेगा। सी फ्लड मतलब जो फ्लड को देख सके, और इस तरह से आप कह सकते हो कि फ्लड अचानक से आ गई हम देख भी नहीं पाए, तो सी फ्लड उसको काम करेगा कि 2-3 दिन पहले बता देगा कि देखो फ्लड आने वाली है, ठीक है। तो आपको फ्लड का जो बहुत खतरनाक रूप है वो ना देखना पड़े, 2-3 दिन पहले बता देगा। तो ये किसने बनाया है? सीडीएक पुणे ने बनाया, और किसके साथ मिलकर बनाया? सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडीएक जो पुणे में है, जो आपका सेमीकंडक्टर मिशन और ये सब देखता है, तो सीडीएक पुणे ने कराया विद और किसके साथ? सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। तो इतना चीज़ आपको पता रहना चाहिए किसने डेवलप किया है, और इसका जो उद्घाटन और लॉन्च करने का काम है वो किसने किया? जो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। तो ये थोड़ा सा वन लाइनर भी याद रख सकते हो कि मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है? अभी CR पाटिल जी ने इसको लॉन्च किया है। तो ये चीज़ इतनी याद रखना। सी फ्लड ये होता क्या है? ये अलर्ट देगा विलेज लेवल पर, और इसमें इंक्लूड होंगे पोटेंशियल जो इनंडेशन मैप हैं, जो डूबने वाला इनंडेशन मतलब डूब जाना और वो सब होता है, और फोरकास्टिंग वाटर लेवल और ये सब चीज़ें। तो मतलब समझ रहे हो कि मैप के हिसाब से भी डिपेंड करता है ना कि वाटर लेवल तो ठीक है बढ़ गया, तो एक तो चीज़ हमें वाटर लेवल एनालाइज करनी पड़ेगी, तो ये वो भी बताएगा। प्लस जो इनंडेशन मैप है, मतलब कितने पानी में डूब जाएंगे। अब ऐसा है कि वाटर लेवल तो बढ़ गया, लेकिन ज़मीन इतनी ऊंची है कि वाटर लेवल बढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। तो वो वाली चीज़, दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखते हुए विलेज लेवल का एक अलर्ट जारी किया जाएगा इस सी फ्लड
फ्लड वाले उसमें। और इसमें प्लेटफॉर्म जो होगा वो स्टेट ऑफ आर्ट 2D हाइड्रोडायनेमिक मैपिंग, हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बन सकता है। मैथमेटिकल मॉडल्स और ये सब यूज होगा, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ होगा। इसीलिए यहाँ पर CDAC ने बनाया, क्योंकि CDAC जो है ना, नेशनल सेमी कंप्यूटिंग मिशन जो है, मैं सेमी कंडक्टर शायद बोला था, नेशनल सेमी कंप्यूटिंग मिशन, अभी भी कुछ और बोल रहा हूँ, सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इंडिया का, वो यहाँ पर इसमें रोल जो है वो CDAC प्ले करता है। एंड डेट्स वाई इसको ये काम दिया गया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए। और ये MIT और DST से के साथ जॉइंटली ये चीज़ हम कर रहे हैं, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके अलावा 3 मेजर रिवर बेसिन में ये चीज़ इंप्लीमेंट करी जा रही है, महानदी, गोदावरी और तापी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, तापी में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सी फ्लड नाम है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और जो फोकस है वो राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पे डिलीवर करने की यहाँ पे बात है, और उससे ओवरऑल डिजास्टर रिस्क का जो है ना वो रिड्यूस होगा, जो डिजास्टर रिस्क होता है। इसके अलावा ड्रम वेब ऐप आया है और ये इको फ्रेंडली नेविगेशन में काम आएगा। तो IIT खड़गपुर ने इसको डेवलप किया है ड्रम को, और यहाँ नाम है प्रोफेसर्स के। फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। अब डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर द मोबिलिटी, अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। तो ड्रम ऐप में होता क्या है कि इसमें गूगल मैप की जैसा ये होता है, बट गूगल मैप जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता होता है कि उसमें ये दिखाता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है ना, और आगे दिखा देता है ट्रैफिक जाम है, क्या है, नहीं है, रेड है या ग्रीन है या नॉर्मल रूट है, तो वो शॉर्टेस्ट रूट भी दिखा देता है। तो ये सब करता है, ठीक है, और मैप दिखाता है। तो ये सारे काम है, बट गूगल मैप में कुछ इशू है, उस चीज़ को मॉडिफाई किया है। अब इसमें होता क्या है कि प्रायोरिटाइज करेगा एयर क्वालिटी को और फ्यूल एनर्जी एफिशिएंसी को, इन एडिशन टू द टाइम एंड डिस्टेंस। तो अभी जो गूगल मैप है वो डिस्टेंस एंड टाइम दिखाता है कि कितना दूर है, कितने समय पर पहुँच जाओगे, और शॉर्ट रूट वगैरह दिखा देता है। कोई भी रूट चेंज करोगे तो शॉर्टेस्ट रूट वहाँ से दिखा देगा। ये 2-3 काम करता है, लेकिन अब उसमें वो ये नहीं देखता कि पॉल्यूशन किस रूट पे ज़्यादा है या फिर एनर्जी एफिशिएंसी किस पे ज़्यादा है। मान लो शॉर्ट रूट के नाम पे वो ऐसा रोड दिखा दे रहा है जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो एनर्जी एफिशिएंसी, इंजन ज़्यादा मतलब लोड पड़े इंजन के ऊपर, है ना, स्मूथ रोड नहीं है। तो इस तरह से चीज़ें नहीं करता गूगल मैप। तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसी को जब हम इम्प्रूव कर देंगे तो हम कह देंगे कि अब हम डायनेमिक रूट प्लानिंग कर रहे हैं अर्बन मोबिलिटी के लिए। अर्बन मोबिलिटी भी नहीं, अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। क्यों? क्योंकि ग्रीनरी हम ध्यान रखते हुए चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ें करेगा, तो 5 तरह के रूट देखेगा आपका। शॉर्टेस्ट रूट, फास्टेस्ट रूट जो पहले भी होता था, लेकिन यहाँ पे लीप और LECR। लीप क्या है? लीस्ट एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन रूट, मतलब जिसमें एयर पॉल्यूशन कम हो। ऐसे ही लीस्ट एनर्जी कंजम्पशन रूट, जहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन कम हो। और फिर एक कंबाइंड ऑप्टिमल रूट, जहाँ पे 4-5 चीज़ें को मिला के चीज़ें बताई जाएंगी। तो ओवरऑल ये है। और ये जो डेटा होगा पॉल्यूशन वगैरह का, ये कहाँ से लेगा? पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वर्ल्ड AQI जो प्लेटफॉर्म है, इन सब का यूज़ करके ये चीज़ें करेगा। और इसके अलावा ट्रैफिक डेटा जो है वो मैप बॉक्स से लाइव ट्रैफिक डेटा इंटीग्रेट होगा मैप बॉक्स से। तो ड्रम है, ड्रम आपको सिंपली इतना याद रखना है कि कहाँ से डेवलप हुआ, IIT खड़गपुर में। और IIT से रिलेटेड कहाँ पे, IIT दिल्ली में क्या हो रहा है, IIT मुंबई ने कौन से इनिशिएटिव लॉन्च करे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आप स्पीडी करंट अफेयर्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो आपको उसमें मिल जाता है। तो जो वन लाइनर वाला ऐसे फालतू का चीज़ होती है, कि फालतू का नहीं, बट वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट होता है और वैसे भी रेलिवेंट है। बट जो वन लाइनर होता है, मतलब जो एग्जाम में मतलब आपको एक तरह से रटना पड़ता है कि भाई IIT कौन सी IIT ने क्या किया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है कि IIT खड़गपुर ने ड्रम जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया। आप ऐसे याद कर सकते हो कि IIT खड़गपुर के एक एलुमनाई थे जो चीफ मिनिस्टर रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं है। तो एक तरह से ड्रम, ठीक है, तो ड्रम मतलब ड्रम की तरह ये हालत होती है पॉलिटिक्स में, ठीक है। आप IITian हो या कोई भी हो, ड्रम की तरह आप कभी भी बजाए जा सकते हो, कभी भी भजाए जा सकते हो, भगाए जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे पंजाब में हुआ था। पंजाब में बहुत सारे पुराने चीफ मिनिस्टर से लेके पुरानी पर्सनैलिटी सब चुनाव हार गए थे एक साथ। तो चुनाव का काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। एंड देन IIT खड़गपुर से आप इस ड्रम को याद रख सकते हो, ठीक। तो ऐसे कोई मतलब ऑफेंड मत कर देना और कुछ भी ऐसे मत सोचना कि पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, बस याद कराने के लिए मैं बोलता हूँ। अल कैप्टन जो है, अल कैप्टन, E1 कैप्टन क्या बोलेंगे इसको, E1 कैप्टन। तो ये E1 कैप्टन है वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। तो हमने ये पहले भी देखा था जब हमने जून टू जून देखी थी। अभी भी ये नया डेटा है जो 2025 का टॉप 500 जो कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, उसमें E1 कैप्टन है। इसको मैंने याद भी कराया था, मुझे याद है, EFA, बस EFA याद है ना, फीफा नहीं, EFA, EFA, ठीक है।
इवन कैप्टन, फ्रंटियर एंड ऑरोरा, तीनों किसके हैं? यूएसए के हैं। देन जुपिटर बूस्टर जो है वो जर्मनी का है, एंड देन ईगल है। तो ईफा जी हैं, जी ईफा जी कौन है? जैसे होता है ना कि नाम है, ईफा जी हैं ये, जी ईफा जी हैं, ईफा जी, EFA जी, जे, ठीक है। आई होप आपको याद है, बस इतना याद कर लो। और इसमें यूनिट क्या होती है जो सुपर कंप्यूटिंग की होती है? वो होती है ये फ्लॉप, ये पी फ्लॉप पर सेकंड, पेटा फ्लॉप पर सेकंड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड होता है फ्लॉप का फुल फॉर्म, और उसी के हिसाब से ये यूनिट होती है। और इंडिया का जो फास्टेस्ट है वो क्या है? वो एरावत PSAI है। PSAI क्या होता है? परम सिद्धि AI। तो इस तरह से एरावत इंडिया का है, सीडेक पुणे में ये लगा हुआ है। मैंने ऊपर भी बताया सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो उसकी सीडेक देखता है, एंड उसी के तहत सी फ्लड भी इसी ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्योंकि सुपर कंप्यूटिंग, हाइपर कंप्यूटिंग और ये सब देखता है, हाइपर कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एरावत याद रख लेना, और ऊपर FAG याद रख लेना। कौन सी जी है? FAG, EFAJE, ठीक है। ई से आपका इवन कैप्टन, F से फ्रंटियर, A से ओडीरा और ऑरोरा, J से आपका जुपिटर बूस्टर, एंड E से आपका जो लास्ट है वो है ईगल, ठीक है। ईगल और ये FA तीनों ये सब USA के हैं, और ये बीच वाला जो जुपिटर बूस्टर है ये J जो है वो G का है, ये जो जेठा है ये गड़ा का है, जेठा गड़ा, ठीक है, जेठालाल गड़ा। इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एरावत स्टैंड्स फॉर AI रिसर्च है। ये एरावत जो है वो नंबर 1 है इंडिया का, इतना याद रख लेना। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का क्या है? एरावत है। और इसकी जो स्पीड है वो आप देख सकते हो, यहाँ दी होगी। तो एरावत की जो स्पीड है वो 8.5 है, और यहाँ देखो 1742 है। बस अब मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप थोड़ा यहाँ पे देख के याद रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फिर एरावत के बाद अर्का है। हमने एक अर्का और पढ़ा था आज ही के वीडियो में, जब हमने देखा था कि अर्का में जो मोदी जी हैं वो गए कहाँ पे, जब गए थे, जब घाना में गए थे। तो घाना में अर्का था वो, ठीक है। यहाँ पे अर्का है, ठीक है। स्पेलिंग में बस वहाँ डबल सी था, यहाँ के है। तो ऐसे याद रख। तो एरावत है, फिर अर्का है, फिर अरुणिका है, अरुणिका, वहाँ अरोड़ा हमने ऊपर पढ़ा था, औरोरा, यहाँ अरुणिका है। एंड देन आपका प्रत्यूष है, फिर अर्का एक और है, फिर मेहरवन है। इस तरह से आपके सुपर कंप्यूटर हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत जो यूपी स्पेशल वाले लोग हैं वो ये देख लो कि जो मेहर है वो आपका नोएडा में NCMRWF में एस्टेब्लिश्ड है ना, और अरुणिका भी नोएडा में है, ठीक। इतना याद कर सकते हैं अरुणिका और उसके बारे में, ठीक। बाकी आप मूव ऑन कर सकते हो अगले टॉपिक की तरफ। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन मैंने पहले बताया, ये 2015 में लॉन्च हुआ था। DST और MIT दोनों मिलकर यहाँ पे सीडेक पुणे के साथ, और IISc बेंगलोर जो है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, ये सब मिलके यहाँ पे अच्छे से सुपर कंप्यूटिंग वगैरह डेवलप करते हैं। और हमने एडवांटेज तो देख ही लिया है, चाहे वो आपका मतलब जो फास्ट कैलकुलेशन और उन सब में होता है, प्रॉपर यहाँ पे रिसर्च टेक्नोलॉजी उन सब में भी काम होता है, और फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में भी काम होता है। जैसे हमने ऊपर देखा सी फ्लड है, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका रोल होता है। तो इसलिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम ये मतलब होते हैं, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका टारगेट यही है कि यहाँ पे इंडिया एम कर रहा है 70 HPC सिस्टम यहाँ पे फेज्ड मैनर में लाए जाएँ, ठीक है। और उसी के तहत ये परम वगैरह और परम सिद्धि और ये सब लाए जाते हैं। पहला इंडिजिनसली असेंबल्ड परम शिवाय जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुआ था 2019 में IIT BHU में, और सब्सिक्वेंटली परम शक्ति जो है वो IIT खड़गपुर में आया, एंड देन परम ब्रह्म जो है IISER पुणे में आया। तो इस तरह से फेज़ वाइज मैनर चल रहा है। 2019 से 22 सेकेंड फेज़ चल रहा है जिसमें चीज़ें चल रही हैं। तो परम शिवाय कहाँ है, परम शक्ति कहाँ है? शक्ति वही खड़गपुर में है, जो ऊपर ड्रम हमने जहाँ देखा था। तो ड्रम जो है जैसे शिव और शक्ति आपको पता है, तो शक्ति जो है वो IIT खड़गपुर में है, और ड्रम जो है वो भी IIT, क्योंकि शिव का जो होता है वो ड्रम जो डमरू होता है ना, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो ड्रम भी वहीं है, शक्ति भी वहीं है। कहाँ की बात हो रही है? IIT खड़गपुर की। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और जब ड्रम बजता है तो पूरा जो संसार है वो खड़क उठता है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ऐसे करके एक होता था ना टंग ट्विस्टर। तो ऐसे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, समझ सकते हो। दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर। और परम शिवाय आपको पता है शिव जी की काशी है, और काशी में BHU है, और BHU में परम शिवाय है। परम शक्ति खड़गपुर में है, ड्रम भी वहीं है, और परम शिवाय परम ब्रह्मा जो है वो IISER पुणे में है, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, IISER पुणे में आपका परम ब्रह्मा है, ठीक। इसके अलावा परम सिद्धि जो है वो आपका सिद्धि AI हम ऊपर भी देख चुके हैं। परम सिद्धि AI जो है इसी का एडवांस्ड वर्जन, और PSAI एरावत PSAI भी हमने देखा था। तो 63rd है परम सिद्धि AI की। फिर परम ये प्रवेगा जो है वो बेंगलोर में है, ठीक है। परम गंगा जो है हरिद्वार और रुड़की, ऐसे रिलेट कर सकते हो,
ठीक है। इसके अलावा अनंत जो है, अनंत अंबानी कहाँ है, गुजरात में गांधीनगर ऐसे। फिर कामरूप, आपको पता है असम का पुराना नाम कामरूप है, ठीक है। युक्ति जो है बेंगलोर में है, तो बेंगलोर में कुछ ना कुछ ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि कुछ युक्ति निकालनी पड़ेगी ट्रैफिक से लड़ने की, ठीक है। तो प्रवेगा भी, प्रभा जो है ट्रैफिक का रुका रहता है, हमें कुछ युक्ति निकालने की ज़रूरत है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, बेंगलोर में। तो ऐसे याद कर लो, ठीक। इसके अलावा कानपुर में संगणक है, संगणक। तो कानपुर आपको पता है यूपी है, और यूपी में जो संघ का काफ़ी दबदबा है, ऐसे कर सकते हो, आरएसएस संघ से याद कर लो, संगणक, ठीक है। इसके अलावा रुद्र जो है वो अगेन, रुद्र जो है वो आपका जगह का नाम नहीं लिखा है। देन अर्का अनुरिका एचपीसी सिस्टम है, हमने ऊपर देखे थे। अरुणिका जो है नोएडा में है, मैंने ऊपर भी बताया, अर्का पुणे में है, और ऊपर हमने एक देखा था परम ब्रह्मा भी पुणे में, ISSAR में, ठीक है। 70 यहाँ लाने हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत, और इनको कनेक्ट करना है। मतलब बाद में क्या होगा, 70 इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड हैं इससे, मतलब नेशनल नॉलेज नेटवर्क में इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड हैं, और हम 70 का यहाँ पे टारगेट भी, अगर देखोगे इधर पे कहाँ चला गया, तो यहाँ पे 70 का टारगेट भी है, और कनेक्शन का नाम पे हम नेशनल नॉलेज नेटवर्क देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई हैं। इसके अलावा एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, तो इरेजर मिटा देना, तो ऐसा एक इरेजर जो रॉकेट है, एंटी सबमरीन रॉकेट है, उसका यहाँ पे एक तरह से टेस्ट किया गया उसको, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट DRDO ने डेवलप किया है। DRDO का अर्डे पुणे जगह है, अर्डे पुणे मतलब उनका एक रिसर्च सेंटर है, जिसका नाम फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो अर्डे पुणे में DRDO ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है इन कोलेबोरेशन विद अलग जो HEMRL है और आपका NSTL है। तो ये सब हुआ है, और डिज़ाइंड फॉर द इंडिजीनस रॉकेट लॉन्चर जो आपका ऑफ इंडियन नेवल शिप इरेजर, ठीक है। मेक इन इंडिया है, और ये सब चीज़ें हैं। इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है यूज़र ट्रायल ऑफ इरेजर और फ्रॉम INS कावाराती, ठीक है। और एस्टेब्लिश ये बना कहाँ है आपका, अर्डे DRDO की जो लैब है, इस तरह से याद रखना है। इसके अलावा अदर DRDO जो लैब हैं, जिसका हमने देखा NSTL HEMRL, उन सब ने मिल के यहाँ पे चीज़ें की हैं। 17 यूज़र ट्रायल रॉकेट्स पर टेस्ट फायर्ड फ्रॉम INS कावारती एट वेरियस रेंजेस। तो ये सब INS कावारती पे इन सब का हुआ है, ठीक है। कावारती किसकी कैपिटल है, आपको ये कमेंट्स में बताना है। और द रॉकेट फुली इंडिजीनस है और आत्मनिर्भरता दिखाएगा। ट्विन स्टेज रॉकेट मोटर कॉन्फ़िगरेशन है, इंडिजीनस इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज इसमें है, और आफ्टर सक्सेसफुल यूजर ट्रायल BDL जो होगा, और प्राइवेट फर्म जो है आपकी नागपुर की सोलर वाली, ये करेंगे प्रोडक्शन ऑफ इरेजर रॉकेट। तो होता क्या है कि कोई भी चीज़ होती है तो पहले उसका ट्रायल होता है, टेस्टिंग होती है, एंड देन बाद में उसका प्रोडक्शन होता है मास लेवल पे, फिर वो कमीशनिंग होती है उसकी, मतलब आर्मी नेवी या जिसके लिए भी बनाया जा रहा है। तो इस तरह से प्रोसेस चलते हैं, और वो प्रोसेस जो होते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। INS निस्तार पहला फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड डिज़ाइन डेवलप्ड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है। डाइविंग सपोर्ट वेसल की बात हो रही है, डाइव करने की बात हो रही है। INS निस्तार, इसका क्या हुआ है, ये यहाँ पे कमीशन हुआ है। तो इंडिया का कमीशनिंग हुई है, ये टेस्ट नहीं हुआ है, ये प्रोड्यूस नहीं हुआ है, ये पूरा लास्ट स्टेज में कमीशन हुआ है। कहाँ पे, इंडियन नेवी में 18 जुलाई को, ठीक है। नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में ये कमीशनिंग किया गया है, और कमीशनिंग वॉज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ। तो रक्षा राज्य मंत्री करंटली कौन है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहाँ से। INS निस्तार जो है वो इंटायरली डिज़ाइंड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, विशाखापट्टनम में ये लोकेटेड है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आप इंस्टीट्यूशन कौन सी कहाँ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हो। इसके अलावा फर्स्ट ऑफ द 2 निस्तार क्लास वेसल डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन नेवी। तो ये 2 निस्तार क्लास वेसल बनाई जाएंगी डाइविंग डिज़ाइन वेसल, उसमें से जो पहला है वो अब यहाँ आ गया है, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी कैपेसिटी क्या है, क्योंकि नाम क्या है, डाइविंग क्या नाम गया है इसका, डाइविंग नेवी कहाँ गया नाम, कमीशन इन डाइविंग सपोर्ट वेसल। तो डाइव करके ये सपोर्ट करेगा, एंड दैट्स हाउ इसकी कैपेसिटी है कि कंटिन्यूसली सी के अंदर रह सकता है फॉर 60 डेज। तो ये इसकी खास बात है, और इसके अंदर डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम है, और इसमें एयर डाइविंग है, सैचुरेशन डाइविंग सिस्टम्स हैं, सेफ डिप्लॉयमेंट ऑफ डाइवर्स रहेगा यहाँ पे, और रिमोटली ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। साइड स्कैन सोनार है फॉर सी फ्लोर मैपिंग। तो अंदर डाइव करेगा तो अंदर जाके वहाँ घुइयाँ थोड़ी ना छीलेगा, वहाँ पे जाके कुछ करेगा, ठीक है। सब्जी बनाने का काम थोड़ी ना करना है। तो यहाँ क्या करेगा, सी फ्लोर मैपिंग करेगा, अंडर वाटर सर्च ऑपरेशन कर सकता है। 15 टन की कैपेसिटी भी है अंडर वाटर क्रेन की, ठीक है। क्या अंडर वाटर क्रेन कैपेबल ऑफ रिट्रीविंग हैवी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सी फ्लोर
फ्लोर, तो 15 टन तक का सी फ्लोर से नीचे से ऊपर कोई चीज़ क्रेन वाटर वाली कैपेसिटी भी है। तो INS निस्तार है जो लेगेसी आगे बढ़ाएगा, जो सोवियत यूनियन का निस्तार था जो हमने पहले लिया होगा, यूज किया जाता था 1971 में टू रैक ऑन द पाकिस्तान सबमरीन PNS गाजी। तो PNS गाजी के ऊपर जो कहर बरपाया था निस्तार ने पुराने वाले ने, तो वो उसको उसकी लेगेसी को कहीं आगे ले जाएगा। और मोटो जो है निस्तार का वो है सुरक्षित यथार्थ शौर्यम, सुरक्षित यथार्थ शौर्यम इसका वो है, और डिलीवरेंस विद प्रिसीजन एंड ब्रेवरी। तो ये इसका जो है वो ट्रांसलेट्स टू डिलीवरेंस विद प्रिसीजन एंड ब्रेवरी। तो ये इसका इंग्लिश है, वैसे देखोगे तो सुरक्षित यथार्थ शौर्यम। तो ये सारी चीज़ें। देन कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर इंडिया। तो वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया इसको, कला सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर भारत चैलेंज। तो एक चैलेंज था इसमें। होता क्या है इसमें, मतलब मेन क्या है कि हमारा PIB वगैरह में डेटा बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट का डेटा डेली आता है, डेली अपडेट होता है, मिनिस्ट्री वाइज आता है, और डेट वाइज मिनिस्ट्री वाइज सब कुछ PIB पे आपको देखने को मिलता है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे, ठीक है। इसके अलावा दूरदर्शन, ये वो वेबसाइट, MyGov भी बहुत डेटा है। अब उस डेटा को, हमारे पास टेक्स्ट बहुत है, अब उस टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करना है, टेक्स्ट को ऑडियो में करना है, टेक्स्ट को ग्राफिक में करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए, इंडिया के डिजिटल गवर्नेंस को पुश करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसका एक वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म है। तो उसने एक कला सेतु का रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर इंडिया, टेक फॉर भारत चैलेंज किया, और बोला कि मतलब कौन सा स्टार्टअप है जो हमारी इस डिमांड को पूरा कर सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, जो भी इसको करेगा, जो भी इस चैलेंज को कर लेगा एक्सेप्ट और फुल्ली कि हाँ हम कर सकते हैं कम पैसों में, उसको यहाँ पे ये वाला ठेका दे दिया जाएगा कि भाई करो। विनर ऑफ द चैलेंज विल रिसीव द MOU, ठीक है, समझ गए। तो आप चले गए कि नहीं हम कर लेंगे टेक्स्ट टू, ये हम कर लेंगे, तो आपसे कहा जाएगा लीजिए करिए, एक MOU आपको साइन कर दिया जाएगा, आपको पैसे दे दिए जाएंगे। आपका काम क्या हो जाएगा कि पायलट सपोर्ट दे दिया जाएगा, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और PIB का जो डेटा है उसको क्या करना है एक, और आपको वेवेक्स इनोवेशन प्लेटफॉर्म भी दे दिया जाएगा, है ना, जिसके तहत ये हो रहा है वेवेक्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो एक वेवेक्स का इनोवेशन प्लेटफॉर्म भी दे दिया जाएगा जो इंक्यूबेशन का काम करेगा। ओवरऑल इससे क्या होगा, आप अपना फिर बैठ के जो भी डेटा है उसको अलग अलग टेक्स्ट टू, ये जितने भी काम थे, टेक्स्ट टू वीडियो, टेक्स्ट टू ग्राफिक, टेक्स्ट टू ऑडियो, इसमें सब में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने से क्या होगा, रियल टाइम में इन्फॉर्मेशन जाएगी, अलग अलग लैंग्वेज में जाएगी, अलग अलग एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबल बढ़ेगी, रिलेटेबल होगी, ये सारी चीज़ें हैं। और वेवेक्स क्या है, वेवेक्स एक डेडिकेटेड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने वेव्स इनिशिएटिव भी अभी करी थी, आपको पता है, जहाँ कहाँ हुई थी, मुंबई में हुई थी, जियो कन्वेंशन सेंटर में। तो वेवेक्स का वो सब है। और भारत सेतु चैलेंज क्या है, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन चैलेंज है। भारत सेतु, भारत बोल रहा हूँ, भाषा सेतु है। भाषा मतलब जो ब्रिज करना है, सेतु क्या होता है, ब्रिज जो होता है उसको सेतु बोलते हैं। और ब्रिज किसको करते हो, डिवाइड को। डिवाइड यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज का डिवाइड, भाषा का डिवाइड। तो भाषा का डिवाइड को सेतु से जोड़ना है, भाषा का गैप जो है वो सही करना है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ देयर। और पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, वही सब होगा, डेटा जल्दी पहुँचेगा, बहुत अलग अलग लैंग्वेज में पहुँचेगा वगैरह वगैरह। आप खुद समझदार हैं, समझ गए हैं कि क्या इसका एडवांटेज और सब कुछ है। इसके अलावा अगली जो न्यूज़ है वो है INS तमल। तो INS तमल जो है वॉज ऑफिशियली कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी, और यांतर शिप यार्ड इन कलिंगार्ड रशिया से एसोसिएटेड है ये। इट इज़ ऑल्सो द लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप ऑफ द इंडियन नेवी, मेकिंग इट अ माइलस्टोन इंडियाज़ जर्नी टुवर्ड सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो ये लास्ट फॉरेन बिल्ट वॉरशिप है इंडियन नेवी में, और इसका यहाँ पे ऑफिशियली कमीशनिंग हुई है, ठीक है। तो ये INS तमल इसलिए न्यूज़ में था। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है, INS तमल जो है ना वो 8th मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट एक था 1135.6, इस तरह का नाम था उसके अंदर, मतलब एक तरह से मल्टी रोल फ्रिगेट है। और फ्रिगेट के लिए ये प्रोजेक्ट था 1135.6। तो इसमें सेकेंड फॉलो अप ऑफ द शिप ऑफ तुलसी क्लास। तो हमने ऊपर भी देखा कि इट इज़ ऑल्सो द लास्ट फॉरेन बिल्ट और ये सब। तो सेकेंड फॉलो अप ऑफ द तुलसी क्लास है। तो शिप वॉज ओरिजिनली रिजर्व्ड फॉर द रशिया अंडर द नेम एडमायरल स्टोमेन। ऑल 4 यहाँ पे INS तमल जो है डिज़ाइन हुई है वाटर ऑपरेशंस अक्रॉस ऑल 4 डायमेंशन ऑफ द नेवल वॉरफेयर, ठीक है। तो एयर, वाटर, अंडर वाटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो इन सब वॉरफेयर में ये काम कर पाएगी। इसका काम ही होता है जो फ्रिगेट्स होती हैं, और ऊपर से मल्टी रोल स्टील फ्रिगेट है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये सब के लिए कैपेबल है। और INS तमल जो है आपका ये जो फ्रिगेट है, इसके अंदर ब्रह्मोस और आपका ये जो
ये आपका स्टिल वन सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, ये सब इसमें लग सकती हैं आसानी से। और शिप जो है वो फीचर करेगी 30 mm क्लोज टू वेपन सिस्टम। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब शिप है तो अलग अलग यूज़ हैं उसके, तो यही इसमें है। तो INS तमल याद रखना, और तमल इज़ टू बी डेप्लॉयड अंडर द वेस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी की जो वेस्टर्न फ्लीट है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाएगा। और वेस्टर्न फ्लीट इज़ ऑफन रेफर टू एज द शॉर्ट आर्म ऑफ द इंडियन नेवी, शॉर्ट आर्म बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेवी का। और 1135.6 ये जो प्रोजेक्ट है, इसके अंदर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की बात हुई थी, ठीक है। तो फ्रिगेट्स आपको पता है, उसके अंदर भी ये कंस्ट्रक्शन, मतलब एक तरह से फ्रिगेट डेवलपमेंट और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए था। और यहाँ पे इनहेंस्ड वर्जन ऑफ जो क्रीवक 3 क्लास शिप का यहाँ पे इनहेंस वर्जन होगा, जो रशिया यूज़ करता था, उससे ये इंस्पायर है, इनहेंस्ड वर्जन उसका है ये जो फ्रिगेट है। और पहली जो 3 शिप थी अंडर दिस प्रोजेक्ट, वो थी INS तलवार, त्रिशूल और तबर, ठीक है। वर बिल्ड बिटवीन 1999 से 2004। तो जो पुरानी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, है ना, तो ऐसे सरकारों से रिलेट करने से क्या होता है, याद हो जाता है लॉजिकली कि हाँ उस टाइम पर ऐसा डेवलप हुआ था, ठीक है। तो INS तलवार, त्रिशूल एंड तबर इस तरह से था पहले। और फिर जब बैच 2 आया, उसमें INS तेग, INS तर्कस, INS त्रिकंड, इस तरह से 7 से 13 में आया। तो इस तरह से अलग अलग फ्रिगेट्स जो हैं वो पहले ही हम इसमें ला चुके हैं, जो शिप्स होती हैं। और ऑल द अबव शिप्स आर करंटली एक्टिव इन द सर्विस। ये जो 6 हैं, मतलब तलवार है, त्रिशूल है, तबर है, तलवार, त्रिशूल, तबर और ये तर्कस और ये जो भी है। तो त्रिशूल इज़ द 7th शिप, तुशील जो है वो 7th है, और तमल जो है वो 8th और फाइनल शिप है इस सीरीज़ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोजेक्ट 1135.6 का पूरा डाटा देख लिया कि इसके अंदर जो 8वीं मल्टी रोल ये आई थी, वो 8वीं आने से पहले 7 कौन सी आई हैं वो भी हमने यहाँ देख ली। और दिस इज़ हाउ दिस इट इज़। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें 26% कंपोनेंट इंडिजिनस होगा, और नेक्स्ट 2 शिप जो होंगी वो इंडिया में ही बिल्ट होंगी। एंड डेट्स वाई हम यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहे थे कि INS तमल जो है ना, लास्ट फॉरेन बिल्ड वॉरशिप है इंडियन नेवी की, तो मेकिंग इट अ माइलस्टोन। तो INS तमल 8वीं है अंडर द 1135.6, और 6वीं है, सॉरी 8वीं हो गई उसके हिसाब से। और आपकी इट इज़ ऑल्सो द लास्ट है, लास्ट जो है 8वीं के साथ लास्ट आपकी फॉरेन वाली है। इसके बाद जो बची हुई हैं नेक्स्ट 2 शिप, वो आपकी कैसे होंगी, मेक इन इंडिया, मतलब इंडिया में होंगी, तो इंडिजीनस कम होगा। इसमें जो है ना 26% आपका इसका जो है बाहर का है, मतलब इंडिजीनस है। इस तरह से चीज़ें। इसके अलावा लेना कैपवी ड्रग, तो लेना कैपवी ड्रग इतना ही याद रखना है कि भाई US FDA ने इसको अप्रूव कर दिया है, और यहाँ पे USA ने अप्रूव कर दिया गया है। और लेना कैपवी ड्रग का ब्रांड नेम जो है वो भी देख लो, एज ट्यूगो, टूगो, यस कर दो यहाँ पे, यस की जगह यस टू गो, ठीक है, यस टू गो, ऐसे कहता है गुड टू गो, यू आर गुड टू गो, है ना, ऐसे करके कि वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर मैगजीन यू आर गुड टू गो इन योर एग्जामिनेशन, इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, है ना। तो ऐसे ही गुड की जगह यस कर दो, यस टू गो, और फिर यस को यस कर दो, है ना, ऐसे करके याद कर लो। यस टू गो जो है ना, उसका ड्रग है ये लेना कैपावीर जो है ये क्या है, ये ट्वाइस ईयरली इंजेक्शन फॉर द HIV इन्फेक्शन का प्रिवेंशन इन एडल्ट्स एंड एडोलसेंट। तो एक तरह से प्रिवेंशन ऑफ HIV के लिए ये ड्रग जो है वो यहाँ पर मार्केट में आने की मतलब एक कहानी शुरू हो रही है। FDA ने इसको, US FDA ने अप्रूव कर दिया है, और US FDA के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। अगर वहाँ कर दिया गया है ना, तो इट बेसिकली मीन्स के मतलब वो अप्रूवल धीरे धीरे और भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि FDA अप्रूवल कैन लीड टू WHO प्री क्वालिफिकेशन, और इस तरह से रेगुलेटरी अप्रूवल जो होंगे वो नेशनल रेगुलेटरी स्पीड अप हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें, लेना कैपवीर जो है वो मैंने बता दिया, ES2GO नाम ब्रांड से आ रहा है, और ये एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन है, ठीक है। तो क्योंकि वायरस होता है, तो वायरस की वैक्सीन जो ड्रग्स होते हैं वो एंटी रेट्रोवायरल होते हैं, रेट्रोवायरल, ठीक है, रेट्रोवायरस होता है क्योंकि, तो उसके बाद एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है ये, ठीक है। और मेडिकेशन जो है PERP, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस जो होता है, मतलब इज अ मेडिकेशन डेट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द HIV इन्फेक्शन हु आर HIV नेगेटिव बट आर एट द रिस्क, ठीक है। तो पहले से है, मतलब पर्प है, ये पर्प मतलब प्री एक्सपोजर आपका प्रोफाइलेक्सिस, क्या लिखा है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस है ना।
तो ये सब है और यही है, बस सिंपल यही आएगा कि भाई क्या है एचआई वगैरह का स्टैटिक पोर्शन आप स्टैटिक में अपना पढ़ सकते हो। स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी, तो हमने ऊपर एक फ्रिगेट देखा था, वो प्रोजेक्ट 1135.6 था। एक प्रोजेक्ट 17A भी है और उसके अंतर्गत आपका स्टेल्थ फ्रिगेट देखने को मिलता है। और ऑफ दीज 4 आर बीइंग बिल्ड, अब यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपके टोटल ऑफ 7 फ्रिगेट्स गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट जो है वो यूज़ किए गए। ठीक है, ऑफ दीज 4 जो हैं वो MDL ने बनाए, मेजागॉग डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है, और दूसरे 3 जो हैं वो आपके GRSE ने बनाए जो आपका कोलकाता में है। GRSE मतलब आपका गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग, ये मैंने पहले ही बताया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल 7 शिप जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है 19 से 23 में, और ये टेस्ट हुआ है। अब धीरे धीरे नेवी में इंडक्ट होंगे तो आपका हो गया कि कमीशन हो गए और ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। और पहला शिप जो प्रोजेक्ट मतलब इसमें आया 17A के तहत जो था वो कमीशन हुआ, वो जनवरी 2025 में हुआ। और सेकेंड जो फ्रिगेट है 17A के तहत जो टेस्ट हुआ था और वो सब, उदयगिरी उसका नाम है। तो उदयगिरी आप अगर आपको एक वर्ड में समझना, उदयगिरी क्या है, उदयगिरी प्रोजेक्ट 17A का सेकेंड नंबर वाला फ्रिगेट है जो अब कमीशन होगा। मतलब बन तो सारे चुके हैं, अब कमीशन होंगे धीरे धीरे। तो सेकेंड वाला उदयगिरी है, इसके पहले मतलब 7 बन गए हैं, बस उसमें अब एक एक करके होंगे। 7 में से 4 बनाए हैं आपके MDL ने, मजागांव डॉग लिमिटेड ने, GRSE ने 3 बनाए हैं, और अब 7 तैयार हैं, टेस्टेड हैं। अब उनको धीरे धीरे कमीशन किया जाएगा। पहला हो गया था 2025 में, अब जुलाई 2025 में दूसरा हो गया, नाम है उदयगिरी। उदयगिरी क्या है आपको पता रहना चाहिए। अब 5 जो बचे हुए हैं वो 2026 तक धीरे धीरे एंड 2026 तक हो जाएंगे। अदर 5 का नाम हिमगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी एंड महेंद्रगिरी। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये सब के नाम देके पूछ देगा कि ये सब क्या हैं, इजी क्वेश्चन होगा वो। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये स्टेल्थ फ्रिगेट हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। ऊपर जो हमने फ्रिगेट देखा था वो प्रोजेक्ट आपका क्या था, INS तमल, वो आपका प्रोजेक्ट था 1135.6। इस तरह से पॉइंट याद रखने हैं। ये 75% इंडिजिनस है, टोटल कॉस्ट 45,000 करोड़ है, और ये आत्मनिर्भर भारत को भी दिखा रहा है। उसमें जो ऊपर तमल देखा था वो सिर्फ 26% था, तो हम ये कह रहे थे कि अब जो बचे हुए 2 हैं वो इससे अच्छे होंगे, मतलब वो इंडिजीनियस होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उदयगिरी इज़ द मॉडर्न री इनकारनेशन ऑफ INS उदयगिरी। प्रोजेक्ट 17 जो था उसका री इनकारनेशन है, और जैसे तमल था वो भी ऐसे ही हम कुछ किसी का वो देख रहे थे, तो वो सब है। उदयगिरी जो है अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट 17A क्लास फ्रिगेट कंबाइंड डीजल और पावर्ड बाई कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्सन सिस्टम। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट 17A है, और अलॉन्ग विद ऑल ये जो है ना, ये इसमें कोडॉग है। कोडॉग मतलब कंबाइंड डीजल और गैस प्रोपल्सन इसमें है। और इसके अलावा इंडिया इज डेमोन्स्ट्रेटेड अ टेक्निकल एक्सपर्टीज इन कॉम्प्लेक्स वॉरशिप डिजाइन वे मोर एडवांस्ड प्लेटफॉर्म सच एज कमिंग। जो प्रोजेक्ट 17B है उसमें भी यहाँ पे चीज़ें और डेवलप होंगी। ये सब 17A और 17B ये क्या है, आपके फ्रिगेट से एसोसिएटेड हैं, आपको ये चीज़ पता रहनी चाहिए। इसके अलावा VTU ब्रिफ TCOE हब एंड स्पोक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब हुआ क्या है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हब एंड स्पोक मॉडल पे बेस्ड एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहाँ पे क्या होगा, ये VTU, VRIF और TCOE, इन सबको, मतलब TCOE का मतलब यही हो गया आपका टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इन सबको, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन, VTU जो है वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, VTU जो है वो यूनिवर्सिटी है, आपका नाम है विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बेंगलोर। ठीक है, VTU वो है। इसके अलावा विश्वेश्वरैया रिसर्च एंड इनोवेशन फाउंडेशन, इन्हीं विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन पर 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। तो ये सब मिला के एक हब एंड स्पोक मॉडल के बेसिस पर चीज़ें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। बस यही सिंपल सी बात है। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, इस तरह से एक सेंटर होता है और उसमें सब ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसको ही हब एंड स्पोक ऐसे करके बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल हब होता है जो कोर की तरह काम करता है, और मल्टीपल स्पोक्स होते हैं, जैसे नहीं साइकिल का टायर होता है कि बीच में सेंटर है, देन बहुत सारी उसमें ऐसे तान होती थी एंड देन टायर होता था। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे स्पोक होंगे, इसको स्पोक बोलते हैं। तो हब जो होगा वो रिसर्च ऑपरेशन एंड रिसोर्सेज को कोर की तरह उसका कोर की तरह काम करेगा, और जो साइड में होंगे वो लोकल इनोवेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हब एंड स्पोक होगा। और ये सब वही है कि जैसे अब यहाँ को क्या होगा कि भाई यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन लेवल पे होगी, TCOE जो होगा वो आपका सेंटर पे कोर की तरह काम कर जाएगा। इस तरह से कुछ भी कोई भी करेगा। तो ये सारा है
और किसने किया, मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। इसके अलावा नासाज का ट्रेसर मिशन, ट्रेसर मिशन किससे रिलेटेड है, पहले तो किसका है, नासा का है, किससे एसोसिएटेड है, टू स्टडी हाउ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट्स द प्लेनेट फ्रॉम द स्पेस वेदर। तो आपको पता है स्पेस का वेदर तो कुछ भी होता है उसमें, है ना, इतनी चीज़ें तो सूरज से ही आती हैं, सन फ्लेयर्स है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत दिक्कतें हैं। तो उन सब के बावजूद, उन सब मैग्नेटिक फील्ड और वो सारी इश्यूज़ के बावजूद भी कैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करता है स्पेस के वेदर से कंट्री, मतलब वर्ल्ड को और ग्लोब को, अर्थ को, उसको देखने का काम नासा ट्रेसर मिशन करेगा। ट्रेसर मिशन के अंदर ट्विन सैटेलाइट्स होंगे और 10 सेकेंड अपार्ट जो रहेंगे ओवर द सेम लोकेशन, ठीक है। तो जैसे ये लोकेशन है अर्थ के, मतलब उसके ऊपर, तो 10 सेकेंड की यहाँ पे डिफरेंस होगा दोनों के बीच में। और पोलर, क्योंकि ये ट्रेस करने का काम कर रहा है, तो आपको पता है पोलर ऑर्बिट्स में आता है, तो पोलर कस्प में होगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है, नियर द नॉर्थ पोल, ठीक। बस इतना लॉजिक याद रखना। बाकी 3 अदर नासा मिशन भी हैं यहाँ पे। तो ये मिशन जो होंगे, 3 स्मॉल सैटेलाइट वर ऑल्सो लॉन्च्ड aboard the same Falcon 9 rocket to rest new space technology and gather atmosphere data। कुछ और भी 3 है जिसमें एपिक है, पैक्सटल है और रियल है। एपिक, पैक्सटल और रियल, ये भी यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा एक पेज और रह गया है न्यूज़ एंड शॉर्ट्स का, और उसके साथ ही आपकी मैगजीन ख़त्म हो जाएगी ये पूरी। रुद्रास्त्र जो है वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये डेवलप किया है सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड ने, और पोखरन फायरिंग टेस्ट रेंज में इसका वो सब हुआ, ठीक है, टेस्ट वगैरह सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वीटॉल इसमें मतलब यूएवी ड्रोन की जो वीटॉल कैपेसिटी है वो इसमें है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो जैसे होता क्या कि ऐसे चल के उड़ोगे या फिर सीधा उड़ोगे, तो वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की कैपेसिटी है रुद्रास्त्र में। और बोथ हेलीकॉप्टर एंड फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट की तरह काम कर सकता है। 170 किलोमीटर रेंज है और फ्लाइट इंडोरेंस 90 मिनट्स की है। तो रुद्रास्त्र एक तरह का ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें वीडॉल वाली टेक्नोलॉजी है। 170 किलोमीटर दूर तक जा सकता है, 90 मिनट तक ऑपरेट कर सकता है। ये सब इसकी खास बात है। तो क्या है रुद्रास्त्र, आपका वो है, क्या बोलते हैं, आपका ड्रोन टाइप का है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, वीटॉल इसमें टेक्नोलॉजी है, बहुत हेलीकॉप्टर और इसकी तरह काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया। इसके अलावा BBX-32, तो IISER जो भोपाल है, IISER भोपाल है, उसने डिस्कवर किया है एक नया प्रोटीन जिसका नाम है BBX-32। ये क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग प्लांट ग्रोथ। तो दिस BBX प्रोटीन जो है, BBOX हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द टाइमिंग एंड द सीडलिंग इमरजेंस। तो जब प्लांट हार्मोन पढ़ते हो साइंस में, ऑक्सिन पढ़ते हो, गिबरलिन पढ़ते हो, देन आपका साइटोकाइनिन पढ़ते हो, एंड S/से जो ABA होता है, एसिड होता है, वो पढ़ते हो। तो वो सब पढ़ते हो। वैसे ही यहाँ पे एक नया मतलब एक BBOX प्रोटीन होता है। तो ये हेल्प करता है आपका लीव्स मतलब सीडलिंग इमरजेंस में, और कीप मतलब रखता है, जो फर्स्ट लीव होती हैं उनको फोल्ड रखता है, ताकि जब तक वो बाहर नहीं आ जाती सॉइल के तब तक उनको फोल्ड रखता है। ज़्यादा आपको पता है अगर होता है तो उसकी सीड जो होती है वो धीरे धीरे जो लीफ होता है वो फोल्ड रहता है, ठीक है। फिर एकदम से मतलब जब निकलती है तो वो फोल्ड रहती है, ऐसा नहीं कि सीधा ऐसे निकल रही है, वो फोल्ड ऐसे रह के ना फिर निकलती है उसके बाद उसको, तो इससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो यही सब इसने यहाँ पे डिस्कवर किया। एक्टिवेटेड इन डार्कनेस बाय द प्लांट हार्मोन BBX कुड हेल्प इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड स्पेसिफिकली इन द रीजन अफेक्टेड बाई हीट वेव। तो ये सब है। तो ये सब मतलब एक्टिवेट करके BBX-2 जो है ना IISER भोपाल से रिलेटेड है। इसके अलावा थर्ड फ्लीट सपोर्ट शिप जो है, तो थर्ड फ्लीट सपोर्ट शिप जो है, कील लेइंग सेरेमनी ऑफ द थर्ड फ्लीट जो सपोर्ट वाला ये है ना, इसका यहाँ पे हुआ आपका ये जगह पे। इंडियन नेवी ने साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड फॉर 5 फ्लीट सपोर्ट शिप। तो फ्लीट सपोर्ट शिप होती हैं, उसमें से 5 में से 3 जो हैं, थर्ड जो है वो यहाँ पे आ गई है। क्या नाम है, FSS बोलते हैं, फ्लीट सपोर्ट शिप, ठीक। तो अलग अलग वो होती हैं। तो यहाँ पे कील लेइंग सेरेमनी उसकी हुई है। 5 जो थर्ड है फ्लीट सपोर्ट शिप है उसकी। DRDO और IIT दिल्ली ने डेमोन्स्ट्रेट किया फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। तो क्वांटम कम्युनिकेशन होता है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे मान लो A to B जाना है, ठीक है। तो कोई भी कम्युनिकेशन, जैसे आपने व्हाट्सएप मैसेज करा किसी को, तो वो क्या होता है कि व्हाट्सएप जो होता है मैसेज आपने कुछ भी लिखा आपने, ठीक है, कि कोड जो है मेरे अकाउंट का ये है, ठीक है, आपने किया।
तो वो यहाँ पे इनक्रिप्ट हो जाता है और वो कोड यहाँ पे जो ये जिसको भी आपने भेजा है उसके पास उस कोड की की होती है। तो जब भी वो मैसेज यहाँ जाता है तो वो की से वो कोड खुल जाता है और यहाँ पे डिक्रिप्ट वगैरह आपको मिलता है। बीच में कोई भी अथॉरिटी, कोई भी हैकर, कोई भी इवन जो उनका स्टाफ है ना, वो कोई भी इसको अगर खोलने की कोशिश करता है तो उसके पास की नहीं होती है इसको खोलने की, क्योंकि जब भी इनक्रिप्शन होता है कोई एक की होती है, ठीक है, और वो प्राइवेट की जो होती है वो सिर्फ उसी के पास होती है जो उसको मैसेज को मतलब एक तरह से सीन करेगा, जो उसको देखेगा जिसको आपने भेजा है। तो ये सारी चीज़ होती है। बट होता क्या है कि मान लो कि ये जो की है, वो जैसे मैसेज तो ये चला गया और की जो है वो यहाँ से A to B चली गई कि बी की किसको देनी है, कौन खोल सकता है, तो B खोल सकता है। तो वो की यहाँ पे एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हो एक स्पेस वहाँ पे वो की जा रही है। अगर कोई इस मैसेज को किसी ने नहीं आपके ट्रेस किया बट कोई इस की को अगर डिकोड कर ले, इस की को, ये की अगर कोई ने किसी को मिल गई, किसी के हाथ लग गई, तो क्या होगा, वो यहाँ पे कर लेगा, ठीक है। तो इस की को सिक्योर करने के लिए क्वांटम का यूज़ करा जा रहा है और इसीलिए इसको बोलता जाता है क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन। तो ये की सिक्योरिटी के लिए की, इसीलिए इसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, QKD टेक्नोलॉजी बोलते हैं। यही सारा इसका लॉजिक है। DRDO और IIT दिल्ली ने डेमोन्स्ट्रेट किया फ्री स्पेस क्वांटम। पहले ये और भी किसी ने किया था, BSNL किसी ने तो किया था, इसरो ने किया था शायद उस टाइम, तो ये न्यूज़ में था। तो अब ये DRDO और IIT दिल्ली ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई ठीक है, ऐसा करा जा सकता है। 240 बिट पर सेकेंड जो है वो यहाँ पे एरर रेट बिलो 7%, इस तरह से यहाँ पे क्वांटम कम्युनिकेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यही आएगा कि क्वांटम का ये किसने किया रिसेंटली, अब यहाँ पे देखो लिखा भी है एंटेंगलमेंट बेस्ड QKD एनहेंसेस सिक्योरिटी by detecting any attempts through the quantum disturbances। ओवरऑल DRDO और आपका IIT दिल्ली याद रखना, क्वेश्चन में यही आएगा कि किसने किया है रिसेंटली, तो वो चीज़ है। स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलेंस सिस्टम, ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा, जहाँ पे AI और IoT की हेल्प से जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है उसमें कमी आएगी जब हम मॉस्किटो का सर्वेलांस करेंगे और दिस स्मार्ट जो है ना इस तरह से चीज़ें करेंगे। तो ये एक मॉस्किटो कंट्रोल इनिशिएटिव है पब्लिक हेल्थ के लिए, स्मार्ट मॉस्किटो सर्वेलांस सिस्टम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेकर आई है। इसके अलावा एट LDHCM ये एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है डेवलप करी है DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। तो मार्क्स अ मेजर माइलस्टोन इन द स्ट्रेटेजिक डिफेंस। इसके अलावा इसकी, क्योंकि इसका नाम इसमें जो H है वो आपका क्या दिखा रहा है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल में हमारे पास जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में हम ऑलरेडी जा रहे हैं, ब्रह्मोस वगैरह भी इसी कैटेगरी में आती है ना क्रूज मिसाइल में, लेकिन अब ये और ज़्यादा हाई लेवल पे, क्योंकि वो सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक मैक 8 पे जा रही है, ठीक है, रेंज भी इसकी देखो इतनी सारी है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ गुड थिंग। और ये DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु के तहत बनाई गई है, आपको याद रखना है। अभी इंपॉर्टेंट कम रहेगी क्योंकि इसका नाम अजीब सा है, अगर नाम कुछ ऐसा रख दिया जाएगा ना कि अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इस तरह का कुछ नाम रख देते हैं ना, तब इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हीट रेजिस्टेंस भी इसमें है 2000 डिग्री सेल्सियस का, प्लेस इंडिया अमंग द एलिट हाइपरसोनिक पावर, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, तो ये हमने नेशनल अफेयर्स वगैरह में भी पढ़ा था कि इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है वो INS गुलजार, जैसे अभी आया था कपिल शो में कि ना आधा जार ना पौना जार, मैं हूँ फुल जार, है ना, फुल जार बन के आए थे सुनील ग्रोवर जी। तो वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो INS गुलजार नहीं गुलदार है, एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस INS गुलदार। और ये इसी को मतलब डीकमीशन हो रखा है ये, और इसी को यहाँ पे 1120 टन के वारशिप को इसी को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा है। कहाँ पे, आपका महाराष्ट्र में। एंड डेट्स वाई यू विल फाइंड के INS गुलदार जो है 2024 में डीकमीशन होके आपका हैंड ओवर कर दिया गया था महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, और इसीलिए यहाँ पे फिर सपोर्ट जो दिया है वो सेंटर ने भी यहाँ पे दिया है, और CM देवेंद्र फडणवीस जी ने इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया जून 2025 में। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ठीक है INS गुलदार क्या है, INS तमल हमने देखा, हमने अलग अलग शिप देखी, हमने तमल के बाद हमने उदयगिरी भी देखा। उदयगिरी में क्या याद रखना है, प्रोजेक्ट 17 ये याद रखना है, और चीज़ें याद रखनी है कि कैसे वो दूसरे नंबर का कमीशन हो रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, और
जब तमल देखा था INS तमल, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है कि वो 6ठे नंबर का है, लेकिन वो आखिरी है जो हमारा फॉरेन वाला है, क्योंकि उसमें 26% इंडिजनाइजेशन है, आगे थोड़ा इंडिजनाइजेशन ज़्यादा होगा। इस तरह से हमने ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको काफ़ी अच्छे से कोशिश करिए कि आपको सारी चीज़ें याद कराऊँ। यहाँ पे उदयगिरी से लेके लेना कबीर में मैंने याद किया कि जैसे कहते हैं लेट्स डू इट, यस गुड टू गो, तो यहाँ पे गुड टू गो की जगह हम कह रहे हैं यस टू गो। ठीक है, यस टू गो, एंड यस को यस कर दो। यस टू गो जो है वो कंपनी है, ब्रांड नेम है, एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर लेना कबीर जो है वो आपकी ट्वाइस ईयरली इंजेक्शन है। ट्वाइस ईयरली इंजेक्शन है किसका? HIV एड्स का। तो इस तरह से चीज़ें पढ़नी है। कला सेतु जो है वो मैंने बताया कि कला सेतु मतलब भाषा वगैरह का जो चीज़ है, और इसके अलावा इरेजर जो रॉकेट है वो भी हमने देखा कि कैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इसको बनाया। और इसके अलावा सुपर कंप्यूटिंग, INS निस्तार, हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें साइंस में देख ली। उसके पहले हम इकोनॉमी देख चुके हैं और उसके पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशन इसी वीडियो में कवर कर लिया है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ आई दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन का जून टू जून भी हम कवर कर चुके हैं। उसके अलावा जो बचा हुआ अगस्त एडिशन वाली जो मैगजीन आई थी वो भी हमने कवर कर ली है। आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक UPPCS, IBS, CIU सभी एग्जाम्स के लिए ये सारा कंटेंट जो है वो हेल्पफुल रहेगा, और भी एग्जाम्स में भी ये चीज़ें आपके एग्जाम्स में आती हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी आप करना चाहें। और आगे आप बता सकते हैं, आपकी मतलब फीडबैक के बेसिस पर ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और तो आप कमेंट में बता सकते हैं आगे आप क्या चाहते हैं। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि UPPCS का PYQ जो है वो यहाँ पे एनालाइज़ किया जाए, कुछ अलग आ रहा है, कुछ आ रहा है कि करंट अफेयर्स कराए जाएं, और करंट अफेयर्स किसी मैगजीन में कराने हैं। जैसे स्पीडी करंट अफेयर्स का एक पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें जनवरी से लेके मार्च तक का करंट अफेयर्स मैंने वहां पे कराया है। ठीक है, तो 2 घंटे में प्रॉपर 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा। वन लाइनर वाला जो है, तो जो लोग आई दृष्टि देख चुके हैं, बहुत सारा उसमें रिवीजन वाला कंटेंट है, प्लस जो एक्स्ट्रा चीज़ें एक आध आ जाती हैं वो भी काफ़ी आपको हेल्प कर देंगी कि आप एक मैगजीन पर जब रिलाई होते हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत आती है। तो डुअल पब्लिकेशन अप्रोच आप लगा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको थोड़ा डाइवर्स कंटेंट मिल जाए, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो और कॉम्पिटिशन से अलग हो पाए। ठीक है, दिस इज़ इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।